तो लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपन्यास नौकाडूबी का प्रथम अध्याय। रमेश जो इस दफे कानून के इम्तिहान में पास होगा, इसमें तो किसी को कोई संदेह ही ना था। कलकत्ते के विश्वविद्यालय से वह बराबर स्वर्ण पदक पाता आया है। स्कॉलरशिप भी उसकी कभी खाली नहीं गई। इम्तिहान के बाद उसके घर जाने की बात थी, परंतु अब भी उसका कोई लक्षण घर जाने का दिखाई नहीं देता। पहले घर जाता था तो वह 2-4 दिन पहले ही से जाने की तैयारी करता था। इससे जान पड़ता है अभी वह घर ना जाएगा। शायद उसका जी भी ना कर रहा हो घर जाने को। पिता ने उसे शीघ्र घर आने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। उसके उत्तर में रमेश ने लिखा है, परीक्षा का फल प्रकाशित होने पर ही घर आऊंगा। घनानंद बाबू का लड़का योगेंद्र रमेश का सहपाठी था। उसके घर के पास ही उसका घर था। घनानंद बाबू ब्रह्म थे। उनकी बेटी नलिनी ने इस साल एफए की परीक्षा दी है। रमेश घनानंद बाबू के यहाँ कार्यवर्ष या यूं भी कभी कभी जाता था। जब नलिनी स्नान करके बाल सुखाने के लिए छत पर जाती थी और घूम घूम कर अपना सबक याद करती थी, तब रमेश भी अपने कोठे की छत के ऊपर वाले घर में पुस्तक लेकर बैठता था। पढ़ने के लिए वह जगह निसंदेह एकांत थी, किंतु जरा सोचकर देखने से मालूम हो सकता है कि व्याघात भी वहाँ कुछ कम न था। उन दोनों नए प्रेमिक प्रेमिकाओं के विवाह के संबंध में अभी तक किसी और से कुछ बातचीत न हुई थी। घनानंद बाबू की ओर से न होने का एक कारण था, वह यह कि एक लड़का बैरिस्ट्री पास करने के लिए विलायत गया था। उनका विशेष लक्ष्य उसी पर था। एक दिन घनानंद बाबू की बैठक में चाय पीते समय आपस में खूब बहस चली। अक्षय कुमार यद्यपि कोई विशेष पास किए हुए न था, तथापि उस समय के परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अपेक्षा उसका आदर कम न था। इसलिए नलिनी के चाय टेबल के पास कभी कभी वह भी दिखाई देता था। उसने यह विवाद उठाया था कि पुरुष की बुद्धि तलवार सी होती है, कुंठित होने पर भी वह बहुत काम कर सकती है, किंतु स्त्री की बुद्धि छुरी के सदृश होती है। उस पर कितनी ही धार क्यों न चढ़ाई जाए, उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। नलिनी अक्षय कुमार की इस प्रगल्भता को, इस स्वार्थवाद को उपेक्षा बुद्धि से चुपचाप सुन रही थी। स्त्री क्षुद्र बुद्धि होती है, इस बात को सिद्ध करने के लिए उसके ज्येष्ठ भाई योगेंद्र ने भी अनेक युक्तियां निकाली। रमेश इतनी देर तक उन दोनों की बात चुपचाप सुन रहा था। जब उसे ना रहा गया तब वह उत्तेजित होकर स्त्री जाति की प्रशंसा करने लगा। इस प्रकार रमेश जब स्त्री का गुण गाता हुआ उत्साह से और दिनों की अपेक्षा 2 प्याले चाय अधिक पी गया, तब वह शक्ति की उपासना में निमग्न हो विशेष सुख का अनुभव करने लगा। इसी समय एक नौकर ने उसके हाथ में एक लिफाफा दिया। उस पर उसके पिता के हाथ का लिखा उसका नाम था। चिट्ठी पढ़ते ही वह वाद विवाद करना छोड़ बड़ी घबराहट के साथ उठ खड़ा हुआ। सभी ने पूछा, क्या समाचार है? रमेश ने कहा, घर से पिता आए हैं। कमलिनी ने योगेंद्र से कहा, भाई रमेश बाबू के पिता को यहीं क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ चाय पानी तैयार है। नहीं नहीं, आज माफ करो, मैं जाता हूँ, रमेश तुरंत बोला। रमेश को जाते देख अक्षय कुमार यह सोचकर मन ही मन खुश हुआ कि शायद उसके पिता को यहाँ का रहना या इनके यहाँ का खाना पीना मंजूर नहीं है। रमेश के पिता ब्रजमोहन बाबू ने रमेश से कहा, कल सवेरे की गाड़ी से तुमको देश जाना होगा। रमेश ने सिर हिलाकर पूछा, क्या कोई जरूरी काम है? हाँ, इतना तो जरूरी नहीं है, ब्रजमोहन ने कहा। तो इतनी ताकीद क्यों? यह सुनने के लिए रमेश पिता का मुंह देखने लगा, पर उन्होंने उसके मानसिक प्रश्न का कुछ उत्तर देना आवश्यक ना समझा। इससे उसके मन का कौतूहल ज्यों का त्यों ही बना रहा। ब्रजमोहन बाबू सांझ को जब अपने कलकत्ते के बंधु बांधवों से मुलाकात करने गए, तब रमेश उनको एक पत्र लिखने बैठा। श्री चरण कमलेशु, इतना लिखकर वह आगे कुछ ना लिख सका। बड़ी देर तक सोच विचार कर उसने मन में कहा, मैं नलिनी के विषय में जो दृढ़ संकल्प कर चुका हूँ, वह अब पिताजी से छिपाना किसी तरह उचित नहीं। उसने इस भाव के अनेक पत्र अनेक प्रकार से लिखे। अंत में उसने सभी को फाड़ डाला। ब्रजमोहन भोजन करके सो गए। रमेश कोठे की छत पर जाकर पड़ोसी के घर की ओर देखता हुआ निशाचर की भांति लंबी डग से टहलने लगा।
रात के 9 बजे अक्षय कुमार घनानंद बाबू के कमरे से अपने घर को गया। 9:30 बजे उनका फाटक बंद हुआ। 10 बजे घनानंद बाबू के कमरे की रोशनी बुझ गई। 11 बजते बजते उनके घर के सब लोग गाढ़ी निद्रा में निमग्न हो गए। नलिनी ना मालूम क्यों जाग रही थी। दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी से रमेश को जाना ही पड़ा। ब्रजमोहन बाबू की सावधानी से गाड़ी फेल हो जाने का कोई सुअवसर उसके हाथ ना आया। रमेश ने घर जाकर सुना कि उसके ब्याह की बातचीत ठीक हो गई है। लड़की का भी निबंधन हो गया है और विवाह की तिथि भी नियत हो चुकी है। उसके पिता ब्रजमोहन बाबू के बाल्य सखा ईशान चंद्र जब वकालत करते थे तब ब्रजमोहन की हालत अच्छी ना थी। ईशान चंद्र की सहायता से ही उनकी दशा सुधरी और वे अपनी उन्नति करने में समर्थ हुए। उनके सहायक ईशान बाबू जब अकाल में ही काल कलवित हो गए तब देखा गया कि उनके पास कुछ जमा ना था, बल्कि वे देनदार थे। उनकी विधवा स्त्री एक छोटी सी बालिका को लेकर दुख सागर में निमग्न हुई। वह बालिका अब ब्याहने योग्य हुई। ब्रजमोहन ने उसी के साथ रमेश के ब्याह की बातचीत ठीक की है। रमेश के शुभ चिंतकों में किसी किसी ने यह आपत्ति डाली कि लड़की तो देखने में वैसी खूबसूरत नहीं है। ब्रजमोहन ने यही उत्तर दिया कि हम उन बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते। मनुष्य फूल तो हुई नहीं कि सबसे पहले उसकी खूबसूरती का ही विचार किया जाए। लड़की की माँ जैसी सुशीला और सती है, यदि लड़की वैसी भी हुई तो रमेश को अपना भाग्य समझना चाहिए। लोगों के मुंह से अपने ब्याह होने की बात सुनकर शर्म से उनका मुंह पीला पड़ गया। वह बड़ी उदासी के साथ जिधर तिधर घूमने लगा। उसकी चित्त से शांति का साम्राज्य जैसे उठ ही गया। उसने इस बंधन से छुटकारा पाने के अनेक उपाय सोचे, पर एक भी ऐसा युक्ति युक्त न निकला जिससे वह अपना काम निकाल सकता। आखिर उसने लज्जा को तिलांजलि दे बड़े कष्ट से पिता के पास जाकर कहा, यह ब्याह मेरे लिए असाध्य है। मैं दूसरी जगह प्रतिज्ञा पाश में बद्ध हो चुका हूँ। ब्रजमोहन: क्या कहा? क्या दूसरी जगह सब बातें तय हो चुकी हैं? रमेश: सब बातें तो नहीं, पर क्या? जिस तरह से ब्याह की बातचीत होती है उस तरह से तो अभी कुछ नहीं हुआ, रमेश ने कहा। ब्रजमोहन: क्यों नहीं हुआ? तुम इतने दिन चुप बैठे थे, पर अब चुप रहने से तो काम ना चलेगा। जो तुम्हारे मन में है वह स्पष्ट क्यों नहीं कहते? रमेश कुछ देर तक चुप रहा। पीछे उसने धीरे से कहा, अब दूसरी कुमारिका के साथ ब्याह करना मेरे लिए अन्याय होगा। ब्रजमोहन: यह विवाह ना करोगे तो तुम्हारे लिए भारी अन्याय होगा। माँ बाप की बात ना मानने से बढ़कर और क्या अन्याय हो सकता है? रमेश इस पर कुछ ना बोला। वह सोचने लगा, अभी समय बहुत है, देखा जाएगा। रमेश के ब्याह का जो दिन नियत हुआ था उसके अगले साल में विवाह का लग्न ना था। उसने सोचा किसी तरह यह दिन टल जाए तो बस उसके ब्याह का समय 1 साल और आगे बढ़ जाएगा। आखिर रमेश के मन की सोची हुई एक भी बात ना हुई। उसके ब्याह का मुहूर्त किसी तरह ना टला। शादी के लिए जलपथ से जाने का विचार हुआ। श्यामपुर ब्रजमोहन के गांव से दूर था। नदी पार जाने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। यह सोचकर ब्रजमोहन ने देवी घटना के लिए पूरा अवकाश छोड़कर 1 सप्ताह पूर्व ही शुभ दिन में यात्रा की। वायु अनुकूल थी, इससे श्यामपुर पहुंचने में पूरे 3 दिन भी न लगे। ब्याह को भी अभी 4 दिन बाकी हैं। जब ब्रजमोहन बाबू की इच्छा 2-4 दिन पहले ही वहां आने की थी, श्यामपुर में उनकी भावी समधिन दुख के समय बिता रही थी। बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी कि वे उसे अपने यहाँ लाकर सुखपूर्वक रखें और इस उपकार से वे अपने स्वर्गीय मित्र ईशान बाबू के ऋण का परिशोध करें। कोई विशेष संबंध न रहने के कारण उनकी स्त्री से ब्रजमोहन को यह पूछने का साहस न होता था और न वे बिना संबंध के उसे अपने यहाँ ले जाना उचित समझते थे। अब उन्होंने इस विवाह के उपलक्ष्य में अपनी समधिन को समझा बुझाकर अपने घर ले जाने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने कहा, समधिन को एक लड़की के सिवा कोई और है नहीं। वे अपनी बेटी के पास रहकर अपनी मातृहीन जमाता को माता की तरह देखेंगी। मेरे घर में इनके रहने से मेरे घर की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। समधिन ने ब्रजमोहन बाबू के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। उसने कहा, जो जिसके जी में आए कहे, जहां मेरे बेटी दामाद रहेंगे मैं तो वहीं रहूंगी। ब्रजमोहन बाबू प्रसन्न होकर अपनी समधिन को ले जाने का सब सामान ठीक करने लगे। विवाह होने के बाद उन्होंने श्यामपुर से सबको अपने घर ले जाने की बात पहले ही सोच ली थी। इसी से वे अपने साथ 2-4 स्त्रियों को भी लाए थे।
विवाह के समय रमेश ने मनयोग पूर्वक मंत्र नहीं पढ़ा। परस्पर मुखावलोकन के समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कोहवड़ में स्त्रियों की ठठोली को उसने सिर नीचा करके चुपचाप सुन लिया। रात को वह चारपाई पर मुंह फेर कर पड़ा रहा और खूब तड़के उठकर बाहर चला गया। विवाह हो जाने के बाद यात्रा की धूम मची। स्त्रियां एक नाव पर, वृद्ध लोग एक नाव पर और वर तथा उसके साथी सब एक नाव पर सवार होकर रवाना हुए। रोशन चौकी वालों का दल एक अलग नाव पर था। वह जब तब मधुर रागिनी में गा बजाकर लोगों के मन को आनंदित करने लगा। दिन भर बड़ी कड़ी धूप थी। गर्मी के मारे लोगों का मन आकुल व्याकुल था। हवा हिलती तक ना थी। आकाश में कहीं बादल का नामो निशान न था। चारों ओर धुंधलापन छाया था। किनारे के दरख्त पीले से दिखाई पड़ते थे। डांड खींचने वाले मल्लाहों के बदन से पसीना चू रहा था। सायकाल का गाढ़ा अंधकार होने के पहले ही नाविकों ने ब्रजमोहन से कहा, बाबू, हुक्म होता नाव को किनारे ले जाकर बांध दे। कल सवेरे ही खोल देंगे। आगे बहुत दूर तक नाव ठहरने लायक कोई जगह नहीं है। ब्रजमोहन बाबू रास्ते में विलंब करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, अभी नाव बांधने से काम न चलेगा। आज बहुत रात तक चांदनी रहेगी। रामपुर नावों को पहुंचा सको तो तुम लोग जरूर बख्शिश पाओगे। इनाम के लोभ से मल्लाहों ने ब्रजमोहन बाबू की बात मान ली। नावें बड़े वेग से आगे को बढ़ी। एक और नदी की साधारण तरंग और दूसरी और ऊंची कछार के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। रात पहर से ज्यादा न बीती थी। सभी लोग आज रामपुर तक पहुंच जाने के आनंद में डूबे थे। ऐसे समय में, जबकि आकाश में एक मेघ तक न था, न कहीं कुछ था, एकाएक भयानक शब्द सुनाई पड़ा। सभी लोग भौचक से हो रहे थे। कुछ ही देर में एक ओर से हू हू करता हुआ धूल और पत्तों को उड़ाता हुआ एक बड़े जोर का तूफान आया। अरे रोको रोको, संभालो संभालो, हाय हाय, यह क्या हुआ? नौकारोहियों को इस तरह चिल्लाते ही चिल्लाते क्या हुआ और यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं। आंधी ने प्रबल वेग से आकर सब नावों को उलट दिया। नौकारोहियों में कौन कहाँ गया, नावें क्या हुई, कहाँ गई, कुछ पता न चला। थोड़ी देर के बाद आकाश निर्मल हो गया। नदी के किनारे की बालुकामयी भूमि चटकीली चांदनी में चढ़ाऊ वसन की भांति चमचमाने लगी। नदी में न कहीं नाव है, न तरल तरंग। रोग यंत्रणा के बाद मृत्यु जैसे सदा के लिए शांति स्थापित कर देती है, वैसे ही क्या जल स्थल सर्वत्र शांति विराज रही थी। चैतन्य पाकर रमेश ने देखा, वह नदी के किनारे की बालू पर पड़ा है। उसकी यह अवस्था कैसे हुई, यह सोचने में उसे कुछ समय लगा। कुछ देर के बाद उसे दुस्वप्न की भांति सारी घटना याद हुआ। उसके पिता और अन्य आत्मीय जनों की क्या दशा हुई, यह जानने के लिए वह व्यग्र हो उठा। उसने चारों ओर बड़े गौर के साथ देखा, पर कहीं कुछ चिन्ह दिखाई न दिया। पीछे वह उन सबों की खोज में किनारे किनारे चला। पद्मा नदी की दो शाखा रूपी बाहों के बीच में यह छोटा सा सफेद टापू नंगे बालक की भांति ऊपर मुंह उठाए सोया हुआ सा जान पड़ता था। रमेश जब एक शाखा के किनारे से घूमकर दूसरी शाखा के तीर पर जा उपस्थित हुआ, तब कुछ देर पर उसे एक लाल कपड़े की तरह कोई चीज दिखाई दी। उसने दौड़कर नजदीक से जाकर देखा, लाल कपड़ा पहने एक नववधू निश्चेष्ट ही पड़ी थी। पानी में डूबे हुए लोगों की सांस किस उपाय से पलटाई जाती है, यह रमेश को मालूम था और रमेश का यत्न सफल हुआ। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वधू की सांस चलने लगी और उसने आंखें खोली। रमेश थक कर कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। उस बालिका से उसने कुछ ना कहा। वह इतना थक गया था कि कुछ बोलने की भी उसमें शक्ति ना थी। बालिका ने तब भी संपूर्ण ज्ञान लाभ ना किया था। एक बार उसने आंखें खोलकर फिर बंद कर ली। रमेश ने परीक्षा करके देखा, उसके श्वास निश्वास में कोई रुकावट ना थी। वह चंद्रमा के प्रकाश में बड़ी देर तक उस बालिका के मुंह की ओर देखता रहा। कौन कहता था सुशीला देखने में अच्छी नहीं है? यद्यपि उसकी आंखें झपी हुई थी, तो भी उसका मुखमंडल मुकुलित कमल की भांति उतने बड़े शून्य स्थान में उस विस्तीर्ण चंद्रिका में एकमात्र देखने की वस्तु था। रमेश पिछली सब बातें भूलकर सोचने लगा, मैंने इसे विवाह मंडप में उतने लोगों की भीड़ में न देखा तो अच्छा ही हुआ। उसे इस तरह स्वच्छंद भाव से क्या वहां देखने पाता?
विवाह के समय मंत्र द्वारा जो संबंध जोड़ा जाता है, मैंने इसकी सांस पलटाकर उसकी अपेक्षा कहीं बढ़कर इसके साथ संबंध जोड़ लिया। मंत्र पढ़कर इसके साथ एक कृत्रिम संबंध जोड़ना होता, किंतु दैव की अनुकूलता से जो संबंध यहाँ जुटा है वह अकृत्रिम है। कुछ देर में वधू चैतन्य लाभ करके उठ बैठी। उसने ढीले कपड़े को संभालकर सिर पर घूंघट डाला। रमेश ने पूछा, तुम्हारी नाव और तुम्हारी साथ की स्त्रियां कहाँ गई है, तुम्हें कुछ मालूम है? उसने सिर हिलाकर जताया, नहीं। रमेश ने कहा, तुम कुछ देर तक यहाँ अकेली बैठ सको तो मैं एक बार घूमकर उन सबों की खोज करूं। बालिका ने इसका कुछ उत्तर न दिया, किंतु उसका सारा शरीर संकुचित होकर बोल उठा, इसे यहाँ अकेली छोड़कर मत जाओ। रमेश उस वधू के मन का भाव समझ गया। उसने खड़े होकर बड़े ध्यान से एक बार चारों ओर देखा, पर कहीं कुछ नजर नहीं आया। तब वह खूब जोर से चिल्लाकर आत्मीय जनों का नाम ले लेकर पुकारने लगा, पर कहीं किसी का कुछ टोह ना मिली। आखिर वह हताश होकर बैठ गया। देखा, अपने दोनों हाथों से मुंह बंद कर रोने की आवाज को रोकना चाहती है। इससे उसका दम रह रहकर फूल उठता है और उसके मुंह से रोने की धीमी आवाज निकल पड़ती है। रमेश उसके रोने का कोई कारण पूछ उसके पास बैठकर धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। जब उसकी रुलाई रोके ना रुकी तब वह फूट फूट कर रोने लगी। रमेश की आंखों से भी आंसू टपक पड़े। वधू भर पेट रोकर जब चुप हुई तब चंद्रास्त होने के कारण सर्वत्र अंधकार फैल गया था। अंधेरी रात में वह शून्य स्थान अद्भुत स्वप्न के समान प्रतीत होने लगा। वह बालू का बड़ा मैदान शमशान सा भयानक दिखने लगा। तारों के मंद प्रकाश से नदी की चंचल जल अजगर सांप के चिकने काले चमड़े की तरह चमचमा रहा था। रमेश ने बालिका के नव पल्लव से कोमल दोनों हाथ पकड़कर बड़े अनुराग से अपनी ओर खींचा। बालिका डरी थी, इसलिए उसने रमेश के पास जाने में कोई बाधा ना की। वह आप ही अपने दुख से व्याकुल हो रही थी। उसने गहरे अंधकार में रमेश की छाती से लगकर आराम पाया। वह समय उसके लज्जा करने का ना था। वह उस निर्जन स्थान में भय से ग्रसित हो रही थी। उसने रमेश की दोनों भुजाओं के भीतर आग्रह के साथ अपने आराम की जगह बना ली। जब पिछली रात का शुक्र तारा अस्त होने पर हुआ, पूर्व और आसमान में सफेदी छा गई और धीरे धीरे लालिमा दिखाई देने लगी, उस समय रमेश निद्रा से व्याकुल होकर बालू पर सो गया। उसकी छाती के पास उसकी वहां पर माथा दिए नववधु भी गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। आखिर सवेरे की धूप जब उन दोनों की आंखों पर पड़ी तब दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। कुछ देर तक दोनों आश्चर्य भरी दृष्टि से चारों ओर देखने लगे। पश्चात उन्हें एकाएक स्मरण हुआ कि वे घर पर नहीं है, वे नदी में डूबकर किसी तरह किनारे लगे हैं। सवेरे सफेद पाल के जहाजों से नदी भर गई। रमेश ने उन जहाजियों में से एक को बुलाकर एक छोटी सी नाव किराए पर ली और नाव डूबने की रिपोर्ट थाने में देकर डूबे हुए आत्मीय जनों की खोज में पुलिस को तैनात करके आप वधू को साथ ले घर रवाना हुआ। गांव के समीपवर्ती तट पर नाव के पहुंचते ही रमेश ने सुना कि उसके पिता, सास और कई एक आत्मीय जनों की लाशें पुलिस ने पानी से निकाल बाहर की हैं। डूबे हुए व्यक्तियों में कई एक मल्लाहों को छोड़कर और कोई बचा, ऐसी आशा किसी को ना हुई। घर पर रमेश की बूढ़ी दादी थी। वह बहू के साथ अकेले रमेश को आते देख उच्च स्वर से रोने लगी। मोहल्ले के जो लोग वर के साथ गए थे उनके तो घर में कोहराम ही मच गया। सारी बस्ती में उदासी छा गई। वर वधू के आते समय जो कुछ उत्सव मनाया जाता है वह एक भी ना हुआ। न शंख ध्वनि हुई, न सद्भाव ने मंगल गीत गाया, न मंगल वाद्य बजे, न कोई स्त्री वधू को देखने ही आई। रमेश ने पिता का श्राद्धादि कर्म होने के बाद शीघ्र ही पत्नी को साथ लेकर अन्यत्र जाने का विचार किया, किंतु पैतृक धन संपत्ति की कोई व्यवस्था न करके शीघ्र जाना असंभव था। परिवार की शोकाकुल स्त्रियां तीर्थ ले जाने के लिए उसे पहले ही दिक कर रही थी। उन सब को भी संतुष्ट रखना वह जरूरी समझता था। इन सब कामों में उलझने पर भी रमेश अवकाश पाकर प्रणय की ओर से परागमुख न था। पहले जैसे सुना गया था, वधू वैसी नितांत बालिका न थी, बल्कि मोहल्ले की स्त्रियां उसे ज्यादा उम्र की बताकर हंसी ही उड़ाती थी। तो भी उसके साथ किस तरह प्रेम हो सकता है, यह बीए पास किए हुए रमेश नहीं जानते थे। उन्हें किसी पुस्तक में इस विषय का उपदेश न मिला था। वह बहुत दिनों से इस विषय को असंभव और असंगत जानता था। अनेक विषयों की अभिज्ञता के साथ प्रेम की शिक्षा कुछ न मिलने पर भी आश्चर्य रही।
यही कि उसका उच्च शिक्षा प्राप्त मन भीतर ही भीतर एक अपूर्व रस से परिपूर्ण होकर इस नवीन बालिका की ओर झुक पड़ा था। वह उस बालिका में कल्पना के द्वारा अपनी भविष्यत गृह लक्ष्मी का ध्यान करने लगा और ध्यान के समय उसे वह नववधु, तरुणी, प्रेयसी और संतानों की प्रौढ़ माता के स्वरूप में दिखाई देने लगी। चितेरे अपने भावी चित्र को, कवि अपने भावी काव्य को कल्पना के द्वारा जिस तरह संपूर्ण रूप से हृदय में संगठित करता है, रमेश ने भी उसी तरह इस बालिका को उपलक्ष्य मात्र करके भावी प्रणयनी की मनोहर मूर्ति अपने हृदय में प्रतिष्ठित की। इसी तरह प्रायः 3 मास बीत गए। इतने दिनों में धन संपत्ति का सब प्रबंध ठीक हो गया। मोहल्ले की कितनी ही विधवाएं तीर्थ सेवन के लिए आतुर हो उठी। पड़ोस की कुछ 2-1 बालिकाएं नववधु के साथ साख्य भाव बढ़ाने के हेतु उसके घर आने जाने भी लगी। रमेश के साथ बालिका के अनुराग का पूर्व रूप कुछ कुछ दिखाई देने लगा। अब सांझ को वे दोनों छत पर एकांत में बैठकर परस्पर प्रेम संभाषण भी करने लगे। रमेश कभी पाँव की आहट बचाकर पीछे से आकर बालिका की आंखें मूंदता था, कभी उसका मस्तक अपनी छाती से लगाता था। जब रात कुछ अधिक ना बीतने पर वह बिना खाए सोए रहती थी, तब रमेश उसे अनेक उपाय से जगाकर उसकी क्रोध सहित तिरस्कार सूचक बातें सुनता था। एक दिन रमेश ने बालिका की वेणी हिलाकर कहा, सुशीला, आज तुम्हारा बाल बांधना अच्छा नहीं हुआ। बालिका बोल उठी, अच्छा यह है तो कहिए, मुझे सुशीला कहकर क्यों पुकारते हैं? रमेश इस प्रश्न का मतलब कुछ ना समझकर चुप हो रहा और उसके मुंह की ओर देखने लगा। वधू ने कहा, मेरा नाम बदल देने से क्या मेरे दिन फिर जाएंगे? मैं तो जन्म की ही अभागिन हूँ और जब तक मैं न मरूंगी तब तक मेरा दुर्भाग्य दूर ना होगा। रमेश का कलेजा धड़क उठा, उसका मुंह पीला हो गया। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया? उसके मन में एक भारी संदेह उत्पन्न हुआ। उसने कलेजा थामकर पूछा, तुम जन्म ही की अभागिन कैसे हुई? वधू ने कहा, मेरे जन्म के पूर्व ही मेरे पिता मर गए। मुझे जन्म देकर मेरी माँ भी 6 महीने के भीतर ही संसार से चल बसी। मैं मामा के घर में बड़े कष्ट से समय बिता रही थी। एक दिन मैंने अकस्मात सुना कि आपने ना मालूम कहाँ से आकर मुझे पसंद किया और 2 ही दिन के भीतर मेरा ब्याह आपके साथ हो गया। इसके बाद जो विपद घटा वह तो आप जानते ही हैं। रमेश सिर नीचा करके पेट के बल तकिए पर पड़ा रहा। आकाश में जिस पूर्ण चंद्र का उदय हुआ था वह काले बादल में छिप गया। रमेश को अब उससे कुछ पूछने का साहस ही न रहा। जहाँ तक उसने नववधु के विषय में जाना, उसे वह प्रलाप मात्र या स्वप्न समझकर उस पर विश्वास न किया। इतने में चैतन्य पाए मूर्छित व्यक्ति के दीर्घ श्वास की भांति ग्रीष्मकाल की दक्षिणी हवा बहने लगी। कोयल पंचम राग अलापने लगी। चंद्रमा का प्रकाश कुछ फीका सा दिखाई देने लगा। निकटवर्ती नदी के किनारे बंधे हुए जहाज की छत पर माझियों ने गाना भी आरंभ किया। उनका गान आकाश में गूंजने लगा। बड़ी देर तक कुछ आहट ना पाकर वधू बहुत धीरे धीरे रमेश की देह पर हाथ रखकर बोली, क्या सो गए? रमेश, नहीं। इसके अनंतर उन दोनों में फिर कोई बात ना हुई। तब वधू भी धीरे धीरे सोई रही। कुछ देर के बाद रमेश उठ बैठा और उस निद्रित बालिका का मुंह देखने लगा। आह, विधाता ने इसके नसीब में क्या दुख भोगना ही लिखा है। ना मालूम इस सौंदर्य राशि के भीतर कैसा भयंकर परिणाम छिपा है। बालिका रमेश की विवाहिता स्त्री नहीं है, यह रमेश को मालूम हो गया, किंतु वह किसकी स्त्री है यह जानना सहज ना था। एक दिन रमेश ने कपट करके पूछा, विवाह के समय जब तुमने पहले मुझको देखा तब तुमने क्या समझा? तुम्हारे मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ? बालिका, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, मैं नजर नीचे किए थी। तो क्या तुमने मेरा नाम भी ना सुना? रमेश ने कहा। बालिका, जिस दिन सुना कि ब्याह होगा उसके दूसरे ही दिन तो ब्याह हो गया, इससे मैंने आपका नाम भी ना सुना। नानी ने मुझे झटपट आपके साथ विदा करके अपनी जान हल्की की। रमेश, अच्छा तो तुम पढ़ना लिखना जानती हो, अपना नाम बना करके लिखो, देखो तुम्हारा अक्षर कैसा होता है। रमेश ने उसे एक कागज और पेंसिल दी। बालिका ने कहा, क्या आप समझते हैं मैं अपना नाम ना लिख सकूंगी? यह कहकर उसने बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा, श्रीमती कमला देवी। रमेश, अच्छा मामा का नाम लिखो। कमला ने लिखा, श्रीयुत तारिणी चरण। फिर पूछा, कहिए लिखने में कुछ भूल तो ना हुई?
रमेश, नहीं, अच्छा अपने गांव का नाम लिखो। उसने लिखा धर्म पुष्कर। इस प्रकार अनेक युक्ति से बड़ी सावधानी के साथ रमेश ने इस बालिका का जहां तक जीवन वृतांत जाना उतने से उसका जीना भरा। उसे बहुत बातें जानने को बाकी भी रह गईं। रमेश एकांत में बैठकर उसके संबंध की बात सोचने लगा। अधिकतर संभव है इसका पति डूबकर मर गया है। यदि इसके ससुराल का पता लगे तो वहां इसे भेज देने से वे लोग इसको अपने यहाँ रखेंगे या नहीं, इसमें संदेह है। और मामा के घर भेज देने में भी इसका कुशल नहीं है। इतने दिन वधू के रूप में दूसरे के घर रहकर यदि आज इसकी असली हालत जाहिर हो तो समाज में इसकी क्या गति होगी? कौन इसे रहने को जगह देगा? कदाचित इसका स्वामी जीता ही हो तो क्या अब वह इसको ग्रहण करेगा? यह लड़की अब जहां जाएगी वहीं इसके ऊपर आफत का पहाड़ टूट पड़ेगा। रमेश इस बालिका को पत्नी के सिवा दूसरे भाव से अपने पास रख नहीं सकता। कोई जगह भी ऐसी नहीं जहां इसे भेजकर वह निश्चिंत हो। जब वह दूसरे की स्त्री है तब उसे अपने पास रखकर उसके साथ अपनी विवाहिता स्त्री का सा व्यवहार करना भी रमेश अयुक्त समझता था। उसने इस बालिका को अपनी पत्नी जानकर जो उसे अपने हृदय पट पर गृहलक्ष्मी की मूर्ति में अंकित किया था वह बिल्कुल व्यर्थ हुआ। रमेश अब अपने गांव में अधिक दिन ना रह सका। वह यह सोचकर कि कलकत्ते में लोगों की भीड़ में गुप्त रीति से रहकर कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा, कमला को साथ लेकर कलकत्ते आया। जहां पहले रहता था वहां से दूर एक नया मकान किराए पर ले लिया। कमला को कलकत्ता देखने की बड़ी उत्कंठा थी। पहले दिन मकान में प्रवेश कर वह झट झरोके पर जा बैठी। वहां से वह कौतूहलवर्धक भांति भांति के दृश्य देखकर चकित होने लगी। रास्ते पर असंख्य लोगों को आते जाते देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसके घर में एक दासी थी। उसके लिए कलकत्ता पुराना था। वह बालिका के विस्मय को भारी मूर्खता समझ क्रुद्ध होकर बोलने लगी। कौन ऐसा अनोखा तमाशा है जो पैरों से देख रही हो? बैठी ही रहोगी या अपना कुछ काम भी देखोगी? दासी रात को इनके घर रहने को राजी न हुई। वह दिन भर काम करके रात को अपने घर चली जाती थी। रमेश को तत्काल ऐसी कोई दासी ना मिली जो रात में उनके यहाँ रहना मंजूर करती। रमेश सोचने लगा कमला के साथ अब पत्नी का स्वभाव रखना उचित नहीं। दूसरी जगह वह रात में अकेली कैसे सो सकेगी? उसके साथ पूर्ववत प्रेम संभाषण न करने से वह अपने मन में क्या समझेगी? उसे पूर्ण विश्वास है कि मैं ही उसका पति हूँ। यद्यपि वह अभी तक सांसारिक विषयों से अपरिचित है तो भी वह मेरे साथ पत्नी के कर्तव्य का यथासाध्य पालन करना अपना धर्म समझती है। रात में दोनों को खिला पिलाकर दासी चली गई। रमेश ने कमला को सोने की जगह बताकर कहा, तुम यहाँ सो रहे हो, मैं इस पुस्तक को पढ़कर ही सोऊंगा। यह कहकर रमेश एक पोथी हाथ में लेकर नाम मात्र को पढ़ने लगा। कमला दिन भर की थकी थी, उसे नींद आते देर न हुई। वह रात तो इस तरह कट गई। दूसरे दिन भी रमेश ने किसी बहाने से कमला को अलग ही एक बिछाने पर सुला दिया। उस दिन बड़ी गर्मी थी। जिस घर में कमला सोई थी उसके सामने खुली छत पर रमेश एक दरी बिछाकर सोया रहा। अपने हाथ से पंखा जलते जलते और मन ही मन भांति भांति की चिंता करते करते वह गाढ़ी निद्रा में निमग्न हो गया। रात के 2:30 बजे जब रमेश ने एक बार करवट ली तब उसे जान पड़ा जैसे कोई उसके पास बैठकर पंखा धीरे धीरे झल रहा है। उसने आंख खोलकर देखा, सुशीला चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। रमेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम अपनी चारपाई पर जाकर सोए रहो, पंखा झलने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर रमेश सो गया। कुछ देर बाद सरल स्वभाव कमला भी रमेश के पास ही सोई रही। रमेश खूब तड़के जाकर बड़ा ही विस्मित हुआ। देखा कमला अपनी दाहिनी बाह उसके कंठ पर दिए नींद में सोई है। उसने रमेश को अपना पति जानकर उसके साथ सोई रहने में कुछ संकोच न किया था और सोई हुई बालिका के मुंह की ओर देखकर रमेश की दोनों नेत्रों में आंसू भर आए। आह, वह बेचारा उस संशयहीन कोमल बाहुपाश को कैसे हटा सकता था? रात में वह बालिका उसके पास बैठकर उसकी निद्रित अवस्था में जो धीरे धीरे पंखा जल रही थी, यह भी उसे स्मरण हो आया। रमेश लंबी सांस लेकर अपनी आंखें पहुंच धीरे धीरे बालिका के बाहुबंधन को ढीला करके बिछौने से उठ गया। आखिर बहुत सोच विचार कर रमेश ने कमला को कन्या पाठशाला में रख देने का निश्चय किया, इसलिए कि ऐसा करने से वह कुछ काल के लिए चिंता से छुटकारा पा सकेगा। रमेश ने कमला से पूछा, तुम पढ़ोगी? कमला रमेश के मुंह की ओर देखने लगी। उसका मतलब यही है कि तुम जो कहो।
रमेश ने विद्या की उपकारिता और पढ़ने से जो अलौकिक आनंद मिलता है उसका सविस्तार वर्णन किया। इसकी कुछ आवश्यकता ना थी। कमला ने कहा, आपकी इच्छा है तो मुझे पढ़ाइए। रमेश, पढ़ने के लिए तुमको स्कूल जाना होगा। कमला ने अचंभे के साथ कहा, स्कूल? मैं इतनी बड़ी लड़की होकर स्कूल कैसे जाऊंगी? रमेश ने कमला की इस वयोमर्यादा के अभिमान पर जरा हंसकर कहा, अरे तुमसे भी कितनी बड़ी बड़ी लड़कियां तो स्कूल जाती हैं। कमला इस पर कुछ ना बोली। दूसरे दिन गाड़ी करके वह रमेश के साथ स्कूल गई। बहुत बड़ा मकान है, उसमें कितनी ही छोटी बड़ी लड़कियां अपनी क्लास में बैठकर पढ़ रही हैं। विद्यालय की स्वामिनी के हाथ में कमला को सौंपकर जब रमेश लौटने लगा तब कमला भी उसके पीछे पीछे आने लगी। रमेश ने कहा, तुम कहाँ आती हो? तुमको यहीं रहना होगा। कमला ने भीत स्वर में पूछा, आप यहाँ ना रहेंगे? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। कमला रमेश का हाथ पकड़कर बड़ी दीनता के साथ बोली, तो मैं भी यहाँ ना रह सकूंगी, मुझको अपने साथ लेते चलिए। रमेश ने हाथ छुड़ा कर कहा, छी कमला, डरने की कोई बात नहीं है। कमला ठिठक कर खड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम उतर गया। रमेश अपने चित्त की चंचलता को छिपाकर झटपट वहां से चल दिया, किंतु बालिका की वह डबडबाई आंख और सशंकित मुख उसके हृदय में बर्छी की तरह चुभने लगा। इस बार अलीपुर में वकालत का काम आरंभ कर दूंगा। रमेश का ऐसा ही संकल्प था, किंतु अब उसका जी टूट गया। उसमें अब वह सामर्थ्य न रहा कि चित्त को स्थिर करके वकालत कर सकता। पहले पहल कोई काम आरंभ करने में जो अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं, उनके अतिक्रम करने की शक्ति न रहने से वह हताश हो गया। वह कभी गंगा के किनारे, कभी पुष्प वाटिका आदि रमणीय स्थानों में जी बहलाने के लिए जाने लगा। एक दिन उसने कुछ दिन के लिए पश्चिमी जलवायु सेवन करने की बात सोची। ऐसे समय में उसने घनानंद बाबू के हाथ की एक चिट्ठी पाई। घनानंद बाबू ने लिखा था, गजट देखने से मालूम हुआ तुम पास हो गए, किंतु यह खबर अब तक तुमने मेरे पास न भेजी, इसका दुख है। बहुत दिनों से तुम्हारा कुशल समाचार ना सुना। तुम कैसे हो? अब कब कलकत्ते आओगे? लिख कर मुझे आनंदित करो। जब तक तुम्हारी चिट्ठी ना आएगी मैं चिंतित रहूंगा। यहाँ पर इतना लिख देना असंगत ना होगा कि घनानंद बाबू विलायत गए हुए लड़के के बाद उसी पर दृष्टि डाले हुए हैं। वह लड़का विलायत से बैरिस्ट्री पास करके आया है और उसके ब्याह की बातचीत एक जमींदार की लड़की के साथ ठीक हो गई है। इस बीच में जो सब घटनाएं हुई, उनसे रमेश के लिए नलिनी के साथ पहले की तरह मुलाकात करना उचित होगा या नहीं, इसका वह किसी प्रकार निश्चय न कर सका। इन दिनों कमला के साथ जो उसका एक नया संबंध खड़ा हुआ है, उसे भी किसी से कहना वह उचित नहीं समझता। निरपराधिनी कमला को वह समाज में तिरस्कृत करना भी नहीं चाहता। अन्यथा ये सब बातें बिना स्पष्ट रूप से कहे नलिनी के पास वह अपना पहले का अधिकार क्यों कर प्राप्त कर सकता है। जो कुछ हो, घनानंद बाबू के उत्तर देने में विलंब करना उचित न जान रमेश ने उनको लिखा, मैं अनेक आवश्यक कार्यवश न आपकी सेवा में हाजिर हो सका, न कोई पत्र भेज सका, क्षमा कीजिएगा। पत्र में उसने अपना नया पता ना दिया। यह देकर उसके दूसरे ही दिन सिर पर शमला रख अलीपुर की अदालत में हाजिरी देने गया। एक दिन वह कचहरी से लौटते समय कुछ आगे बढ़ ही रहा था कि एक गाड़ीवान से किराए की बातचीत कर रहा था। उतने में एक परिचित कंठ स्वर सुनाई पड़ा, अरे पिताजी, ये रमेश बाबू हैं। गाड़ीवान, रोको रोको। गाड़ी रमेश के पास आ खड़ी हुई। घनानंद बाबू उस दिन अलीपुर की पशुशाला देखकर अपनी लड़की के साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में अकस्मात रमेश से भेंट हो गई। गाड़ी में नलिनी का वह प्रेम प्रफुल्लित मुख, उसके शरीर की वह मनोहर कांति और उसके भूषण वसन और श्रृंगार की वह विलक्षण शोभा देखकर रमेश के हृदय में एक प्रकार की तरंग लहराने लगी। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर जहां का तहां खड़ा रहा। उसका सारा शरीर सग्रम हो गया। घनानंद बाबू ने कहा, रमेश, अहो भाग्या, आज रास्ते में तुमसे भेंट हो गई। आजकल तुमने चिट्ठी लिखना बंद कर दिया। कभी लिखते भी हो तो अपना पता ठिकाना नहीं देते। अभी कहाँ जा रहे हो? क्या कोई जरूरी काम है? नहीं, अदालत से लौटा आ रहा हूँ, रमेश ने कहा। अच्छा तो चलो, मेरे यहाँ चाय तैयार होगी। रमेश कुछ उज्र न करके गाड़ी में जा बैठा। उसने अपने हृदय के से संकोच के पर्दे को हटाकर नलिनी से पूछा, आप अच्छी तरह हैं? नलिनी ने इस कुशल प्रश्न का उत्तर न देकर कहा, आपने वकालत पास करने की खबर हम सबको ना दी, क्यों? रमेश कुछ कारण न बता सका। उसने सिट पिटाकर कहा, आप पास हो गई, यह जानकर मैं बहुत खुश हुआ। नलिनी ने हंसकर कहा, खैर आप हमारी खबर तो रखते हैं।
घनानंद, तुम अभी कहाँ ठहरे हो? जी दर्जी पाड़े में। क्यों? कोलूटोला में तो तुम्हारा पहला मकान तो बुरा ना था। नलिनी उत्तर की अपेक्षा से विशेष कौतूहल के साथ रमेश का मुंह देखने लगी। वह दृष्टि रमेश के हृदय में गड़ गई। वह झट बोल उठा, हाँ, फिर उसी मकान में आने का इरादा है। मकान बदलने के कारण जो नलिनी उसे दोषी समझकर मन ही मन नाराज हुई, उसे रमेश भली भांति समझ गया। वह अपने को निर्दोष साबित करने का कोई उपाय न देख चुप हो गया। उधर से फिर कोई प्रश्न न हुआ। नलिनी गाड़ी से मुंह निकालकर सड़क की ओर देखने लगी। रमेश अब चुप ना रह सका। वह आप ही आप बोल उठा, मेरा एक नातेदार है, दुबा मोहल्ले में रहता है, बीमार है। उसी की देखभाल के लिए मैंने दर्जी पाड़े में मकान भाड़े पर लिया है। रमेश ने एकदम झूठ ना कहा, पर बात कुछ असंगत सी जान पड़ी, क्योंकि बीच बीच में नातेदार की खबर लेने के लिए हेदुआ से कोलूटोला कुछ उतनी दूर ना था। नलिनी की दोनों आंखें गाड़ी के बाहर सड़क ही की ओर गड़ी रहीं। हतभाग्य रमेश क्या कहकर नलिनी को अपनी ओर आकर्षित करे, यह उसकी बुद्धि में न आया। उसने एक बार केवल यही पूछा, योगेंद्र का क्या हाल है? घनानंद बाबू, यह कानून की परीक्षा में फेल होकर पश्चिमी में हवा खाने गया है। गाड़ी घनानंद बाबू के फाटक पर पहुंच गई। परिचित घर और उसकी सजावट ने रमेश के ऊपर मंत्र जाल फैला दिया। वह दीर्घ निश्वास लेकर चाय पीने लगा। घनानंद बाबू ने रमेश से पूछा, इस दफे तो तुम बहुत दिन घर पर रहे, क्या कोई विशेष कार्य था? रमेश, पिता का परलोक हो गया। ओह, यह क्या कहा? कैसे हुई उनकी मृत्यु? वे पद्मा नदी में नाव पर घर आ रहे थे। एकाएक तूफान आने से नाव डूब गई, साथ ही वे भी डूबकर मर गए। तेज हवा उठने से जैसे बादल दूर होकर आकाश निर्मल हो जाता है, वैसे ही शोक संवाद से रमेश और नलिनी के बीच जो मनोमालिन्य छा गया था, एकदम दूर हो गया। नलिनी ने मन ही मन पश्चाताप करके कहा, रमेश बाबू को तो मैंने व्यर्थ ही दोष दिया। वे पितृवियोग के शोक में डूबे थे। अब भी उनके हृदय से प्रायः वह शोक दूर नहीं हुआ है। इसी से उनका जी ठिकाने नहीं है। उन पर कैसी आपदा आई, उनके मन में कैसी गहरी चोट लगी है, यह सब बिना समझे बुझे हम उन्हें दोषी ठहराने लगे थे। नलिनी अब रमेश की बड़ी खातिर करने लगी। रमेश को खाने की इच्छा न थी। नलिनी ने बड़ा आग्रह और हट करके उसे खिलाया और मधुर स्वर, आप तो बहुत दुबले हो गए, आप शरीर की ओर से इस तरह क्यों लापरवाह हो गए? उसने घनानंद बाबू से कहा, पिताजी, रमेश बाबू आज रात में भी यहीं भोजन करेंगे। घनानंद बाबू बोले, अच्छा। इसी समय अक्षय कुमार वहाँ आया। घनानंद बाबू के चाय टेबल पर अक्षय कुमार का कुछ दिन से एक आधिपत्य सा हो गया था। आज सहसा रमेश को देखकर वह ठिठक गया। उसने मन का भाव छिपाकर मुस्कुराकर कहा, ये कौन है? रमेश बाबू, मैं समझता था शायद आप हम लोगों को एकदम भूल ही गए। रमेश ने इसका कुछ जवाब न देकर केवल मुस्कुराया। अक्षय कुमार ने कहा, आपके पिता इस बार जिस मुस्तैदी के साथ आपको यहाँ से पकड़ ले गए, उससे तो मैंने निश्चय किया था कि वे अब की बार आपका ब्याह बिना कराए तो आने न देंगे। कहिए, सब बखेड़ों को तय करके तो आए हैं। नलिनी ने रिस भरी चितवन से अक्षय कुमार की ओर देखा। घनानंद ने कहा, अक्षय, तुम नहीं जानते, रमेश के पिता का देहांत हो गया। अक्षय कृत्रिम शोक प्रकाशित करने लगा। रमेश उदासी के साथ सिर नीचा किए बैठा था। उसे दुख पर दुख दिया गया जान नलिनी मन ही मन अक्षय कुमार पर बहुत रुष्ट हुई। उसने रमेश की ओर प्रफुल्ल दृष्टि से देखकर कहा, हम सबों का नया फोटो तो आपने देखा नहीं। यह कहकर वह एल्बम लाकर रमेश को मेज के एक और ले जाकर चित्र दिखलाने लगी। उसकी आलोचना के साथ साथ नलिनी ने एक बार धीरे से पूछा, क्या नए मकान में आप अकेले रहते हैं? रमेश बोला, हाँ। आप मेरे घर के पास वाले मकान में आने में देरी ना करें। नलिनी, मैं समझती हूँ यहाँ आपके आने से मुझे बड़ा फ़ायदा होगा। बीच बीच में बीए की फिलॉसफी की आपसे समझ लिया करूँगी। रमेश ने इस पर विशेष प्रसन्नता प्रकट की। रमेश ने पुराने मकान में आने में विलंब न किया। इसके पहले नलिनी के साथ रमेश के भाव का जो अंतर था, वह इस बार ना रहा। रमेश उसके घर का सा आदमी हो गया। रमेश और नलिनी में बड़ी घनिष्ठता हुई। दोनों ओर से हंसी, खेल, आमोद विनोद, एक साथ खाना पीना आदि जैसा चाहिए होने लगा। इसके पूर्व पढ़ने में विशेष परिश्रम करने के कारण नलिनी की मुखश्री मलिन हो गई थी। उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि जरा जोर से हवा लगने से ही मालूम होता कि उसकी कमर टूट जाएगी। उसका स्वभाव बहुत ही गंभीर था,
बोलती भी कम थी। लोग उसके साथ बात करने में भय खाते थे कि शायद वह बात उसे ना रुचे। इधर कुछ ही दिन में उसमें बहुत परिवर्तन हो गया। उसके पीले कपोलों पर गुलाबी छटा दिखने लगी। उसके नेत्र बात बात में मानो हंसते और खुशी से नाचते थे। पहले वह वेश विन्यास या श्रृंगार में मन देना अज्ञानता ही नहीं, अनुचित समझती थी, किंतु अब किसी के साथ इस विषय में कुछ तर्क न करके क्यों उसका मन बदलता जाता था, यह अंतर्यामी महापुरुष के सिवा कौन कह सकता है। कर्तव्य के अनुरोध से रमेश भी कुछ गंभीर ना था। विचार शक्ति के बोझ से उसका शरीर और मन शिथिल हो गया। आकाश के ग्रह नक्षत्र अपनी नियत गति से चलते फिरते हैं, किंतु मान मंदिर अपने आकाश स्थित यंत्रों को लेकर बड़ी सावधानी के साथ स्थिर होकर बैठा है। रमेश भी वैसे ही इस जंगमशील संसार के भीतर अपने युक्ति तर्क की आयोजना के भार से स्थिर था। वह भी आज इतना चंचल क्यों हो गया था? किसने उसे चंचल कर दिया? आजकल वह भी परिहास का समीचीन उत्तर ना दे सकने के कारण बात बात में ठठाकर हंस उठता। यद्यपि वह अब भी बालों पर कंघी नहीं फेरता, तथापि आईने में बार बार अपना चेहरा देखने से भी बाज नहीं आता। उसका पहनावा उड़ावा भी पहले की तरह मैला नहीं रहने पाता। उसके शरीर और मन में एक प्रकार की नई शक्ति उत्पन्न हुई सी जान पड़ती है। प्रेमियों के लिए काव्य में जिन सब बातों की व्यवस्था लिखी है, वह कलकत्ते में कहाँ पाई? ना वहाँ कहीं फूले अशोक पलाश और मौलसरी का उपवन है, ना कहीं विकसित मालती माधवी की लता वितान, ना कहीं नवमंजरी रसित रसाल वाटिका है। तो भी इस उद्दीपक विभाव विहीन नगरी में प्रेम का पिपासु विफल होकर नहीं जाने पाता। इस लोहे की पटरी से बंधी हुई एक पक्की सड़क पर इस घोड़ा गाड़ियों की अपार भीड़ में एक अदृश्य प्राचीन देवता अपने धनुष को छिपाए लाल साफे वाले पहरेदारों की आंखों के सामने से होकर दिन रात में कितनी बार कहाँ कहाँ आता जाता है, कौन कह सकता है। नलिनी और रमेश चमड़े की दुकान के सामने हलवाई की दुकान के पास कोलूटोला मोहल्ले में किराए के मकान में रहते थे। इससे कोई यह ना समझे कि प्रेम विकास के संबंध में ये दोनों कुंज कुटीर में रहने वालों की अपेक्षा किसी तरह पीछे रहे हैं। घनानंद बाबू के चाय रस सुवासित उस छोटे से मैले टेबल रूपी पद्म सरोवर में मधुप रूपी रमेश को कुछ भी अभाव न था। नलिनी की बिल्ली मृग शावक न होने पर भी रमेश उसका कम आदर न करता था। जब वह कोमलता के साथ उसका गला पकड़कर हिला देता, तब वह धनुष की तरह पीठ फुलाकर आलस्य त्याग कर उसका बदन चाटती। तब रमेश की मुग्ध दृष्टि में नलिनी का वह पालित जीव किसी दूसरे चौपाई की अपेक्षा कम गौरवपूर्ण नहीं जान पड़ता था। नलिनी परीक्षा देने की उलझन में पड़कर सिलाई की शिक्षा में विशेष प्रवीणता लाभ न कर सकी थी। इसलिए वह कुछ दिन से जी लगाकर अपनी एक प्रवीण सखी के साथ सिलाई सीखने लगी। रमेश सिलाई के काम को अनावश्यक और तुच्छ समझता था। साहित्य और दर्शन शास्त्र में रमेश का नलिनी के साथ तर्क वितर्क चलता था, परंतु सिलाई के विषय में रमेश को कुछ बोलने का अवसर ना मिलता था। इसलिए वह कभी कभी कुड़कर कमलिनी से कहता था, ना मालूम आजकल आप सिलाई के काम में क्यों इस तरह उलझ पड़ी हैं। जिन लोगों को समय बिताने का दूसरा उपाय नहीं, वे ही तो इसे पसंद करते हैं। जिन्हें कोई काम नहीं तो बैठे बैठे सिलाई ना करे तो क्या करे। नलिनी कुछ जवाब ना देकर मुस्कुराती हुई सुई में रमेश का डोरा पिरोने लगती थी। अक्षय कुमार इस मौके पर तीव्र स्वर में बोल उठता था, जो काम प्रयोजनीय है, जिससे संसार का कुछ उपकार हो सकता है, वह कभी रमेश बाबू के ऊंचे ख्याल में व्यर्थ और तुच्छ जचता है। महाशय, आप चाहे जितने बड़े तत्वज्ञानी और कवि क्यों न हो, बिना तुच्छ वस्तुओं के एक दिन भी संसार का काम नहीं चल सकता। इससे रमेश इसके खिलाफ बहस करने लगता था। एक दिन रमेश ने उसके पढ़ने के घर में जाकर देखा, मेज पर रेशम के फूल निकाले हुए मखमल से बंधी हुई एक बाल्टिक बुक पड़ी ही हिफाजत से रखी है। मखमल के एक कोने में रा अक्षर लिखा है और एक कोने में सुनहरे रेशम के डोरे से एक कमल का फूल बनाया हुआ है। इतिहास और तात्पर्य समझने में रमेश को कुछ भी विलंब न हुआ। उसका हृदय आनंद से नाचने लगा। सिलाई करना तुच्छ नहीं है, यह उसकी अंतरात्मा ने बिना वाद विवाद के ही स्वीकार कर लिया। वह उस बही को छाती से लगाकर अक्षय कुमार के निकट हार मानने को भी राजी हो गया। उसने बाल्टिक बही को खोलकर उस पर एक चिट्ठी लिखने का कागज रखकर लिखा,
अगर मैं कवि होता तो कविता करके ही इसका उत्तर देता, किंतु मैं कवित्व शक्ति से वंचित हूँ। ईश्वर ने मुझको वह योग्यता ही नहीं दी कि किसी को कुछ देकर प्रसन्न कर सकूं, पर दान ग्रहण करने की क्षमता भी एक क्षमता है। इस आश्रित उपहार को मैंने किस खुशी के साथ ग्रहण किया है, यह अंतर्यामी भगवान को छोड़ दूसरा कोई नहीं जानता। दान आंखों से देखने की चीज है, परंतु दान ग्रहण का आनंद हृदय के भीतर छिपा रहता है। इति चिर ऋणी। रमेश की यह हस्तलिपि कमलिनी के हाथ बढ़ी। इसके बाद इस संबंध में उन दोनों में फिर कोई बात ना हुई। निदान बरसात का मौसम आया। यह ऋतु मानव समाज के लिए उतना सुखकर नहीं होता जितना अरण्यचरों के लिए। वर्षा से बचने के लिए लोग घर के ऊपर छत छप्पर देते हैं, पथिक छाते से उसका निवारण करते हैं और ट्राम गाड़ी के सवार उसे पर्दे से रोकते हैं। नदी, पहाड़, जंगल और मैदान बरसात को बंधु समझकर आदरपूर्वक बुलाते हैं, किंतु नया प्रेम मनुष्य को जंगल पहाड़ का वैसु घर बैठे देता है। लगातार पानी बरसने से घनानंद बाबू का जी एकदम भिन्ना उठा, परंतु नलिनी और रमेश की चित्त स्फूर्ति में किसी तरह का व्यतिक्रम ना हुआ। बादल की अंधियारी, बिजली की चमक, मूसलाधार पानी बरसने का मधुर शब्द और बीच बीच में मेघ की गंभीर ध्वनि ने उन दोनों नए प्रेमियों के मानसिक संबंध को और भी सुदृढ़ कर दिया। वृष्टि के कारण रमेश को कचहरी जाने में प्राय विघ्न होने लगा। किसी किसी दिन सवेरे ऐसी जोर की वर्षा होती कि नलिनी उद्विग्न होकर कहने लगती, रमेश बाबू, इस वर्षा में आप कैसे घर जाइएगा? रमेश शर्माता हुआ कहता, क्या होगा, किसी तरह चला जाऊंगा। नहीं नहीं, पानी से भीगने में आपको सर्दी हो जाएगी, भोजन कर लीजिए तो जाइएगा। रमेश को सर्दी का कुछ भय न था। थोड़ी देर पानी में भीगने से उसको सर्दी होते आज तक किसी ने न देखा था, किंतु जिस दिन वर्षा होती थी उस दिन उसे नलिनी की आज्ञा के अधीन होकर रहना पड़ता था। 2-4 डग पानी में चलकर अपने घर जाना अन्याय और दुस्साहस समझा जाता था। जिस दिन आकाश में घटा घिराती थी और पानी बरसने का लक्षण दिखाई पड़ता था, उस दिन सवेरे रमेश बाबू को खिचड़ी खाने का न्योता हो जाता था। रमेश को आने भर की देरी थी, फिर उसका जाना नलिनी के इच्छाधीन, और बिना उसकी मर्जी के रमेश कब जा सकता था। रमेश को दिन भर में कई बार खिलाने से जो उसे अजीर्ण की बीमारी होगी, इसका भय नलिनी को उतना ना था जितना उसे रमेश के पानी में भीगने से सर्दी लगने से था। इसी तरह दिन बीतने लगे। इस परअवशता का परिणाम क्या होगा रमेश इसे ना सोचता, किंतु घनानंद बाबू सोचते थे और उनके समाज के 10-5 आदमी उसकी आलोचना करते। रमेश का शास्त्रीय ज्ञान जितना बड़ा था, व्यवहारिक उतना बड़ा ना था। इस कारण इस प्रेम अवस्था में उसकी लौकिक समझ और भी मंद हो गई थी। घनानंद बाबू रोज ही उसके मुंह की ओर विशेष आशा से देखते थे, किंतु उन्हें उसका कुछ उत्तर नहीं मिलता था। अक्षय कुमार का स्वर उतना अच्छा ना था, किंतु जब वह सितार बजाकर गाता था तब विशेष मार्मिक को छोड़ साधारण सुनने वाले कुछ ना बोलते थे, बल्कि कितने ही और गाने का अनुरोध करते थे। घनानंद बाबू को संगीत में उतना अनुराग ना था, परंतु वे इस बात को कबूल ना करते थे। लोग यह न समझे कि उन्हें गाने बजाने का शौक नहीं है, वे बराबर इसकी चेष्टा करते थे। जब कोई अक्षय कुमार से गाने बजाने का अनुरोध करता तब वे कहते थे, तुम लोगों में यही भारी दोष है, वह बेचारा गाना जानता है तो क्या उस पर एकदम इतना अत्याचार करना चाहिए। अक्षय कुमार हाथ जोड़कर कहता, नहीं नहीं, आप इसके लिए चिंता ना करें, अत्याचार की इसमें कौन सी बात है। और अनुरोध करता, उमंग करके बोलता, तो कुछ सुनाइए। उस दिन दोपहर के बाद सारा आकाशमंडल बादल से छा गया और खूब जोर से पानी बरसने लगा। सांझ हो गई पर तो भी पानी बरसता ही रहा। अक्षय कुमार का जाना रुक गया। नलिनी ने कहा, अक्षय बाबू कुछ गाइए। यह कहकर नलिनी हारमोनियम लेकर बैठी और सुर भरने लगी। अक्षय कुमार सितार का सुर मिलाकर गाने लगा। अक्षय कुमार क्या गाता था यह स्पष्ट रूप से कोई ना समझ सकता था और समझने की उतनी आवश्यकता भी ना थी। जब मन में विरह वेदना का भाव भरा हो तब उसका आभास मात्र यथेष्ट है। इतना अवश्य समझा गया कि पानी बरसता है, मोर नाचता है, बिजली कड़कती है और एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से मिलने के लिए चित्त व्याकुल हो रहा है। अक्षय कुमार सितार की ध्वनि में अपने मन का भाव व्यक्त करने की चेष्टा करता, किंतु उस ध्वनि का विशेष मर्म समझते थे 2 ही मनुष्य। उस ध्वनि की लहरें 2 ही व्यक्तियों के हृदय में विशेष आघात पहुंचा रही थी।
उस दिन जैसे निरंतर पानी बरस रहा था, वैसे ही गाने की भी झड़ी लग गई थी। नलिनी बार बार अनुनय पूर्वक कहने लगी, अक्षय बाबू, आपको मेरी सौगंध, अभी गाना समाप्त न कीजिए और एक गीत गाइए। और अक्षय का उत्साह और दुगना हो जाता। उसने गाने में और भी आलाप की मात्रा अधिक कर दी। गाते गाते वह तन्मय हो गया। बड़ी देर तक यूं ही गाने बजाने का ठाठ जमा रहा। जब रात बहुत बीती और पानी बरसना बंद हुआ, तब अक्षय कुमार अपने घर को गया। रमेश ने विदा होते समय सतृष्ण नयन से एक बार नलिनी के मुंह की ओर देखा। नलिनी भी चकित दृष्टि से रमेश को एक बार देखकर उठ खड़ी हुई। उसकी दृष्टि में भी गाने का असर भरा था। रमेश घर गया। बारिश कुछ देर के लिए बंद थी, फिर टिप टिप करके पानी बरसने लगा। रमेश को उस रात नींद नहीं आई। नलिनी भी बड़ी देर तक चुपचाप अकेली बैठकर गहरे अंधकार में निरंतर वर्षा होने का शब्द सुन रही थी। उसके कान में अक्षय कुमार का गाना गूंज रहा था। दूसरे दिन सवेरे रमेश बिछौने से उठकर सोचने लगा, यदि मैं केवल गीत गाना जानता और कोई इल्म ना जानता तो भी मेरे लिए अच्छा था, परंतु उसे किसी युक्ति से कभी कुछ गाना आवेगा यह आशा उसे ना थी। इसलिए उसने निश्चय किया कि गाना आया तो ना सही, परंतु बजाना तो अवश्य ही सीखूंगा। इसके पूर्व एक दिन उसने घनानंद बाबू के सूने घर में सारंगी लेकर ज्यों ही जोर से खूंटी ऐठी, त्यों ही उसका एक तार टूट गया। सारंगी बजाने का उत्साह उसी दिन भंग हो गया। आज वह एक छोटा सा हारमोनियम खरीद कर ले आया। किवाड़ बंद करके घर के भीतर बैठकर बड़ी सावधानी के साथ उस पर उंगली फेर कर देखा। सारंगी से उसने हारमोनियम बाजे को अच्छा समझा। सीखने से वह हारमोनियम बजा सकेगा, यह आशा कुछ कुछ उसके हृदय में हुई। दूसरे दिन रमेश को घनानंद बाबू की बैठक में पैर रखते ही नलिनी ने पूछा, कहिए, कल आपके घर में हारमोनियम का शब्द कैसे सुना जाता था? रमेश ने सोचा था द्वार बंद करके हारमोनियम बजाने से कोई ना जान सकेगा, परंतु वह यह न जानता था कि कोई कान ऐसा भी है जो उसके बंद घर की भी खबर रखता है। रमेश कुछ लज्जित होकर कबूल करना पड़ा कि वह एक हारमोनियम खरीद लाया है और बजाना सीखेगा, उसकी एकांत इच्छा है। नलिनी ने कहा, घर में किवाड़ बंद करके क्यों? स्वयं मिथ्या चेष्टा कीजिएगा, उससे बेहतर है आप मेरे ही यहाँ उसका अभ्यास करें। मैं जहाँ तक जानती हूँ आपके बजाने में सहायता दूंगी, किंतु मैं तो इस विषय में एकदम कोरा हूँ, मुझको लेकर आप क्यों वृथा कष्ट उठाएंगी? किंतु नलिनी ने कहा, मैं जो भी जानती हूँ अब आपसे अनभिज्ञ की शिक्षा देने ही में सफल समझूंगी। रमेश ने जो अपने को इस विषय में अनभिज्ञ बतलाया एकदम छूटना था। इसका प्रमाण नलिनी को क्रम क्रम से मिलने लगा। नलिनी जैसी उस्तादिन की इतनी आयचित सहायता पाकर भी रमेश के मस्तिष्क में स्वर का कुछ ज्ञान ना हुआ। सिखलाते सिखलाते नलिनी थक गई, पर रमेश की समझ में कुछ ना आया। और जिसे तैरना ही नहीं आता वह जैसे पानी में गिरकर पागल की भांति हाथ पैर फेंकने लगता है। रमेश का व्यवहार भी वैसा ही था। उसकी कौन सी उंगली कब कहाँ जा पड़ती इसका ख्याल उसे ना रहता। सुर बेसुर का भी कुछ ख्याल ना करके वह मजे में अपना बजाए चला जाता। उसका बेसुर बजाना सुनकर नलिनी हंसकर कहती, यह क्या कर रहे हैं, भूल गए? फिर बजाइए। फिर भूल। यूं नलिनी के बार बार कहने पर भी रमेश के हाथ का अपना अल्लड़पन नहीं छोड़ता, किंतु धीरे धीरे अध्यवसायी रमेश सहसा विरक्त होने वाला ना था। वह हारमोनियम बजाने की शिक्षा बिना कुछ हासिल किए ना छोड़ेगा। रास्ता तैयार करने का मार्ग जिस तरह मंद गति से चलता है और उसके नीचे कौन दबता है, कौन पिसा जाता है, यह ध्यान नहीं देता, और अभागे सुर और ताल आदि के ऊपर भी रमेश उसी प्रकार अनिवार्य गति से निशंकता पूर्वक यातायात करने लगा। रमेश की इस मूर्खता पर नलिनी हंसती, रमेश भी हंसता। रमेश के भूल करने की असाधारण शक्ति से नलिनी को अत्यंत हर्ष होता था। रमेश कभी कभी नलिनी से कहता था, अच्छा तुम जो इतना हंसती हो, पहले पहले जब तुम बजाना सीखती थी तब क्या तुम भूलती नहीं थी या करती नहीं थी? नलिनी, भूल करती थी, सच कहती हूँ रमेश बाबू, आपकी भूल के साथ उसकी तुलना तो हो ही नहीं सकती। रमेश इससे निर्वृत्त ना होकर बल्कि हंसकर फिर बजाने लगता। घनानंद बाबू संगीत का भला बुरा कुछ ना समझते थे। वे जब तब कान खड़ा करके गंभीरता पूर्वक कहते, देखता हूँ। रमेश का हाथ अब धीरे धीरे पक्का हुआ जाता है। नलिनी, बेसुरे में इनका हाथ बेशक पक्का है। अरे नहीं नहीं, घनानंद बाबू ने कहा, पहले की अपेक्षा कुछ तरक्की तो हुई है। गाने बजाने में क्या है, सिर्फ अभ्यास चाहिए। किंतु घनानंद बाबू की इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। सब लोग उन्हें वृद्ध जानकर चुपचाप उनकी बात सुन लेते थे।
घनानंद बाबू प्रायः प्रतिवर्ष शारदीय पूजा के समय नलिनी को साथ लेकर जलवायु बदलने की इच्छा से जबलपुर अपने बहनोई के यहाँ जाते थे। विशेषकर परिपाक शक्ति बढ़ाने के लिए उनका यह वार्षिक स्थानांतरण गमन का नियम था। आधा भादो बीत गया। दशहरे की छुट्टियों में अब अधिक विलंब नहीं था। घनानंद बाबू अभी से जाने की तैयारी करने लगे। नलिनी से शीघ्र वियोग होने की संभावना देखकर रमेश 2-1 दिन से खूब जी लगाकर हारमोनियम सीखने लगा। एक दिन बातों ही बातों में नलिनी ने उससे कहा, रमेश बाबू, देखती हूँ आपका स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जाता है। मेरी बात मानिए, कुछ दिन हवा पानी बदल डालिए। इस विषय में आप मेरे पिताजी से राय ले सकते हैं। घनानंद बाबू नलिनी का मतलब समझ गए। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य रक्षा के लिए जलवायु का परिवर्तन भी एक दवा है, समझे रमेश। परिश्रम में ऐसा कोई शहर नहीं जो मेरा देखा ना हो। मैं पहले खूब सफ़र करता था। कुछ दिन घूमने फिरने के से स्वास्थ्य के अंश में विशेष लाभ होता है। भूख खूब लगती है, खाया हुआ अन्न भली भांति पचता है, शरीर में एक प्रकार की नई स्फूर्ति आती है। नलिनी ने कहा, रमेश बाबू, आपने कभी नर्मदा नदी के तट की शोभा देखी है? रमेश, नहीं देखी। तब तो आपको एक बार देखना उचित है। पिता की ओर देखकर बोला, आप क्या कहते हैं? घनानंद, अच्छा तो रमेश, हम ही लोगों के साथ क्यों नहीं चलते? हवा की तब्दीली भी होगी और मार्बल पहाड़ भी देखेंगे। हवा बदलना और मार्बल पहाड़ देखना, ये दोनों बातें रमेश को विशेष प्रयोजनीय जान पड़ी, इसलिए रमेश जाने को राजी हुआ। उस दिन रमेश हवा के ऊपर महल तैयार करने लगा। आशातीत के वेग को रोकने के लिए अपने घर का द्वार बंद करके हारमोनियम भी बजाने लगा। आज उसे सुर और बेसुर का विचार न रहा। कमलिनी को दूर देश जाने की संभावना से कई दिन से उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। आज मारे खुशी के संगीत विद्या के संबंध में उसने सब प्रकार के न्याय अन्याय को एकदम तिलांजलि दे दी। इसी समय बाहर से किसी ने दरवाजे पर धक्का देकर कहा, रमेश बाबू, क्या कर रहे हैं? रमेश ने अत्यंत लज्जित होकर दरवाजा खोला। अक्षय कुमार ने घर के भीतर प्रवेश करके कहा, आप जो छिपाकर राग रागनी पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, क्या आपके लिए आपके क्रिमिनल कोर्ट में कोई दंड विधान नहीं है? रमेश ने हंसकर कहा, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अक्षय, यदि आप बुरा न माने तो आपके साथ मुझे एक बात की आलोचना करनी है। रमेश उत्कंठित होकर चुपचाप आलोच्य विषय की प्रतीक्षा करने लगा। अक्षय, आपने जो बात इतने दिनों में जानी है वह मैं कब से जानता हूँ। नलिनी के भले बुरे से मैं भी कुछ संबंध रखता हूँ। रमेश हाँ ना कुछ ना कहकर अक्षय की बात सुनने लगा। अक्षय, उसके संबंध में आपका क्या अभिप्राय है? यह पूछने का मेरा अधिकार है, क्योंकि घनानंद बाबू के आत्मियों में एक मैं भी हूँ। यह बात रमेश को बहुत बुरी लगी, किंतु कठोर उत्तर देने का अभ्यास रमेश को ना था। उसने बड़ी मुलायमियत के साथ कहा, उसके संबंध में मेरा कोई बुरा अभिप्राय हो तो आप ही कहिए। अक्षय, देखिए, आप हिंदू कुल में उत्पन्न हुए हैं। आपके पिता सनातन धर्मी हैं। आप कहीं ब्रह्मो मत वाले के घर विवाह ना कर लें, इस भय से वे आपको हिंदू की लड़की के साथ ब्याह देने ही के लिए देश ले गए थे। कहिए, यही बात है ना? अक्षय को यह बात मालूम होने का एक विशेष कारण था। कारण यही कि अक्षय कुमार ही ने रमेश के पिता के मन में यह आशंका उत्पन्न कर दी थी। रमेश कुछ देर तक अक्षय कुमार के मुंह की ओर ना देख सका। अक्षय कुमार ने कहा, अकस्मात आपके पिता की मृत्यु होने से क्या आप अपने को स्वतंत्र स्वेच्छाचारी बना डालेंगे? नलिनी की क्या इच्छा है यह भी? रमेश अब चुप सा ना रह सका। बोला, देखिए अक्षय बाबू, यदि आप मुझको उपदेश देने का अधिकार रखते हैं तो दीजिए, मैं सुन लूंगा, किंतु मेरे पिता के संबंध की कोई बात बोलने का आपको अधिकार नहीं। अक्षय, बहुत अच्छा, वह बात अभी रहे, पर यह तो कहिए, नलिनी से ब्याह करने का अभिप्राय आपका है या नहीं? यह तो आपको कहना होगा। रमेश ने उत्तेजित होकर कहा, सुनिए अक्षय बाबू, आप घनानंद बाबू के आत्मीय हो सकते हैं, किंतु मेरे साथ आपकी उतनी घनिष्ठता नहीं है। कृपया करके आप इस प्रसंग की बात को उठा दीजिए। अक्षय, यदि मेरे ही उठा देने से बात उठ रही है और आप जिस तरह फलाफल पर दृष्टि ना देकर बड़े आराम से दिन बिता रहे हैं, ऐसे ही बराबर बिता सके तब तो कोई बात नहीं, किंतु समाज आपका जैसा है यह आप जानते हैं, वह कदापि आपको इस प्रकार स्थिर नहीं रहने देगा। यद्यपि आप शिक्षित समाज में विशेष प्रतिष्ठित हैं और व्यवहारिक विषयों पर उतना ध्यान नहीं रखते, तो भी जरा सोचने से ही आप समझ सकते हैं कि भद्र पुरुष की लड़की के साथ आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इससे आप बाहरी लोगों के दुरापवाद से अपने को बचा नहीं सकते। जिन लोगों की आप पर अभी श्रद्धा है, उन्हें जन समाज में अश्रद्धा भाजन बनाने का यही तो उपाय है।
रमेश, मैंने कृतज्ञतापूर्वक आपके आदेश को स्वीकार किया। मैं अपने कर्तव्य का शीघ्र ही निश्चय कर उसका पालन करूंगा। इसके लिए आप कोई चिंता न करें। अब इस संबंध में अधिक आलोचना करने की जरूरत नहीं। अक्षय, यही सही। इतने दिनों के बाद आप अपना कर्तव्य स्थिर करेंगे और उसका पालन करेंगे, इससे मैं अब निश्चिंत हुआ। मैं आपके साथ किसी बात की आलोचना करना नहीं चाहता और मैं आपके गाने बजाने में बाधा देकर अपराधी बना हूँ, क्षमा कीजिएगा। आप फिर गाएं बजाएं, मैं जाता हूँ। और यह कहकर अक्षय बड़ी शीघ्रता के साथ चला गया। रमेश फिर हारमोनियम बजाने लगा, पर अब उसके में हारमोनियम बजाने में जरा भी जी ना लगा। उसने उसे एक तरफ रखकर चारपाई पर चित होकर लेट गया। एकाएक घड़ी में टन टन करके 5 बज गए। रमेश झट उठ खड़ा हुआ। उसने क्या कर्तव्य स्थिर किया यह तो भगवान जाने, किंतु पड़ोसी के घर जाकर जो शीघ्र 2 गिलास चाय पीना कर्तव्य है, इस विषय में उसके मन में किसी प्रकार की दुविधा ना रही। घनानंद बाबू ने अक्षय को देखकर भी उसे शीघ्र छोड़ना न चाहा। वह भी जाने की ज्यादा ख्वाहिश न करके बीच बीच में रमेश के मुंह की ओर कटाक्षपात करने लगा। रमेश इतने दिन से सब कुछ चुपचाप सहता आया है, किंतु अक्षय कुमार का यह कटाक्ष आज सहन न हुआ। इससे वह बार बार उद्विग्न लगा। अक्षय का वह कुटिल कटाक्ष उसकी आंखों में कांटे की तरह गड़ने लगा। पश्चिम जाने का समय समीप आया, जहाँ नलिनी का मन आज बहुत प्रसन्न था। उसके हृदय में उत्साह रखने की जगह न थी। उसने मन में सोचा था रमेश बाबू के आने पर वह आज उनसे छुट्टी के दिन बिताने के विषय में कुछ विशेष सलाह विचार करेगी। सफ़र में कौन कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए साथ ले जाना है, इसकी एक तालिका बनाएगी। और रमेश आज कुछ पहले ही आवेंगे, क्योंकि चाय पीने के समय अक्षय या किसी के आ जाने से रमेश के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। रमेश आज और दिन की अपेक्षा भी विलंब करके आया। उसके चेहरे पर चिंता का चिन्ह झलक रहा था। यह देखा नलिनी का उत्साह बहुत कुछ मंद हो गया। उसने सुयोग पाकर रमेश से पूछा, कहीं आज इतनी देर क्यों हुई? रमेश ने मुंह उदास करके कहा, हाँ आज तो आने में देर हो गई। नलिनी ने आज नियमित समय से पहले ही वेणी बांध ली और जो नित्य का मामूली श्रृंगार था वह सब करके बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। किसी काम में आज उसका जी नहीं लगता था। बार बार दरवाजे तक जाकर लौट आती। कई बार उसके मन में हुआ आज उसकी घड़ी तेज चलती, अभी समय बहुत है, अब आए अब आए। जब इस आशा की रक्षा करना एकदम कठिन हो गया तब वह जरोके पर बैठकर सिलाई के बहाने जी बहलाने की चेष्टा करने लगी। इसके कुछ ही क्षण बाद रमेश मुंह उदास किए आया। उसके आने में क्यों विलंब हुआ इसकी कैफियत उसने ना दी, जैसे आज जल्द आने का कोई कॉल ही ना रहा हो। नलिनी का चित्त स्थिर ना था। उसने बड़ी अधीरता के साथ किसी तरह चाय पानी की लीला समाप्त की। घर के एक कोने में एक तिपाई पर कुछ पुस्तकें रखी थी। नलिनी कुछ विशेष भाव के साथ रमेश चित्त को अपनी ओर खींचती हुई उन पुस्तकों को लेकर घर के बाहर जाने लगी। तब रमेश को चैतन्य हुआ। उसने झट उसके पास जाकर कहा, कहाँ ले जाती हूँ इन पुस्तकों को? जो सब पुस्तकें साथ में ले जाने की हों उन्हें आज अलग कर लेती तो अच्छा रहता। नलिनी के होंठ कांपने लगे। वह उमड़े हुए क्रोध को बड़े कष्ट से रोककर कंपित कंठ स्वर से बोली, पुस्तकें अलग करके क्या होगा? यह कहकर वह तेजी के साथ चली गई। अक्षय कुमार ने मनी मन हंसकर कहा, रमेश बाबू मालूम होता है आज आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। रमेश ने इसके उत्तर में टूटे स्वर में क्या कहा स्पष्ट ना सुना गया। तबीयत अच्छी ना होने की बात सुनकर घनानंद बाबू ने उत्साहपूर्वक कहा, यह तो मैंने रमेश का चेहरा देखकर ही पहले कह दिया था। अक्षय कुमार ने मुंह बनाकर हंसते हंसते कहा, जान पड़ता है रमेश बाबू के सदृश आत्मज्ञानी लोग शरीर पर ध्यान रखना बड़ा ही तुच्छ समझते हैं। वे आध्यात्मिक बल के उपासक हैं। आहार न पचने पर उसकी चिकित्सा करने में एक प्रकार की असभ्यता जो समझते हैं। घनानंद बाबू अनेक प्रमाण देखकर गंभीरतापूर्वक इस बात को सिद्ध करने लगे। ज्ञानी विज्ञानी सबको भोजन ना पचने की शिकायत को दूर करना चाहिए। रमेश चुपचाप इन बातों को सुनकर मनी मन जल रहा था। अक्षय ने कहा, रमेश बाबू आप मेरी बात मानिए तो घनानंद बाबू की गोली खाकर सवेरे जाकर सोए रहिए। जी घनानंद बाबू से आज मेरा एक विशेष प्रयोजन है, उसी की अपेक्षा में बैठा हूँ, अंत में रमेश ने कहा। अक्षय कुमार ने कुर्सी पर से उठकर कहा, यह बात आपको पहले ही कह देनी चाहिए थी। आप सब बात पेट में रखे रहते हैं, जब समय बीत जाता है तब घबरा उठते हैं। यह कहकर अक्षय चला गया। रमेश सिर नीचा करके कहने लगा,
घनानंद बाबू, आपने जो मुझे कुछ दिन से आत्मीय की तरह अपने घर में आने जाने का अधिकार दे रखा है, उसे मैं कितना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ, कह नहीं सकता। घनानंद, क्या कहना है? तुम तो हमारे योगेंद्र के बराबर हो। मैं तुमको और अपने घर का लड़का ना समझूं तो क्या समझूं? भूमिका तो हुई, इसके बाद रमेश उनसे क्या कहेगा यह उसकी बुद्धि में न आया। घनानंद बाबू ने रमेश का पथ सुगम कर देने की इच्छा से कहा, तुम्हारे जैसे लड़के को घर बनाने में मेरा क्या कम सौभाग्य है? इस पर भी रमेश अपने मन की बात न कह सका। घनानंद ने कहा, देखो रमेश, तुम सबों के बारे में कितने ही आदमी कितनी ही तरह की बातें कहते हैं। वे सब कहते हैं कि नलिनी के विवाह की उम्र हो गई, अब वह जैसे तैसे पुरुष की संगति में ना रहे। इस पर विशेष ध्यान रखना उचित है। मैं उनसे कहता हूँ, रमेश पर मेरा पूरा विश्वास है, वह कभी हम सबों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता। रमेश, आपसे मेरी कोई बात छिपी नहीं है, यदि आप मुझको इस योग्य समझे तो। घनानंद बाबू, यह कहने की तो आवश्यकता नहीं, हम सब बातों को निश्चय कर चुके हैं। केवल तुम्हारी दैवी दुर्घटना के कारण अब तक दिन स्थिर नहीं कर सके, किंतु अब विलंब करना उचित नहीं। समाज में इस विषय को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं, इसलिए जहाँ तक हो शीघ्र इसका निवारण कर देना चाहिए। तुम क्या कहते हो? रमेश, आप जो आज्ञा देंगे वही होगा, किंतु सबसे पहले आपकी कन्या का मत जानना आवश्यक है। हाँ हाँ, यह ठीक है, किंतु उसका मत एक प्रकार से जाना ही हुआ है, तो भी कल सवेरे इसका निश्चय कर लेते हैं, घनानंद बाबू ने कहा। रमेश, आपके सोने में विलंब हो रहा है तो मैं जाता हूँ। घनानंद बाबू तुरंत बोले, जरा ठहर जाओ, हम चाहते हैं जबलपुर जाने के पहले ही तुम दोनों का ब्याह हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। किंतु वहाँ जाने में तो अब देर नहीं है, रमेश ने कहा। नहीं नहीं, अभी तो 10 दिन की देरी है। आगामी रविवार को यदि तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तो उसके बाद 2-3 दिन की यात्रा की तैयारी के लिए समय बच रहेगा। समझे रमेश, हम इतनी जल्दी नहीं करते, किंतु इस शरीर का क्या ठिकाना है? रमेश घनानंद बाबू के प्रस्ताव पर राजी हो गया। दशहरे की छुट्टी का दिन करीब आया। छुट्टी के दिनों में कमला को स्त्री विद्यालय में रखने के लिए रमेश ने विद्यालय की स्वामिनी से सब बात पहले ही ठीक कर ली थी। रमेश खूब तड़के उठकर अकेले मैदान की सूनी सड़क पर टहलते टहलते मन में सोचने लगा। विवाह के होने के बाद वह कमला के संबंध की सब बातें कमलिनी से कहेगा। पीछे कमला से भी सब बातें खोलकर कहने का अवकाश मिलेगा। इस प्रकार सब वृतांत जान लेने पर कमला सगी बहन की भांति नलिनी के साथ रह सकेगी, किंतु देश में यह बात जाहिर होने से बाहरी बखेड़ा मचेगा। इससे बेहतर है कि हजारीबाग में जाकर रहूं और वहीं वकालत भी करूं। रमेश यूं मन ही मन सोच विचार कर मैदान से लौटकर घनानंद बाबू के घर गया। एकाएक कमरे की सीढ़ी पर नलिनी से भेंट हुई। और दिन इस तरह भेंट होने पर दोनों में कुछ न कुछ बात जरूर होती थी, किंतु आज रमेश को देखते ही नलिनी का मुंह लाल हो गया। उस लालिमा के भीतर से एक हंसी की झलक उषा काल की प्रभा की भांति दीप्त हुई। वह मुंह घुमाकर नीचे की ओर देखती हुई बड़ी फुर्ती के साथ घर के भीतर चली गई। रमेश ने नलिनी से हारमोनियम जो गत बजानी सीखी थी लौटकर बड़े ध्यान से बजाने लगा, किंतु एक ही गत कोई दिन भर तो बजा नहीं सकता। बजाना छोड़कर वह एक काव्य की पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने लगा, पर नलिनी के सुदीर्घ प्रेम के सामीप्य तक पहुंचने वाली एक भी कविता उस पुस्तक में ना मिली। इधर नलिनी बेहद खुशी के साथ अपने घर का सारा काम करके ठीक दोपहर के समय शयन घर का द्वार बंद करके सिलाई का सब सामान लेकर बैठी। उसके मुंह पर एक अपूर्व प्रसन्नता का भाव भरा था। चाय पीने के समय से पूर्व ही रमेश कवितावली और हारमोनियम फेंककर घनानंद बाबू की बैठक में उपस्थित हुआ। और दिन नलिनी के साथ भेंट होने में कुछ भी देर न होती थी, जैसे वह आप ही रमेश के आने की बाट जो रही हो। किंतु आज रमेश ने देखा चाय घर सूना है। ऊपर जाकर देखा वहां बैठक भी नलिनी से खाली पड़ी है। नलिनी अब भी शयनागार से बाहर नहीं आई। घनानंद बाबू यथा समय मेज के पास कुर्सी पर आकर बैठे। रमेश रह रहकर चकित दृष्टि से दरवाजे की ओर देखने लगा। इतने में किसी के पैर की आहट मालूम हुई। रमेश ने चौंक कर देखा, यह आहट अक्षय कुमार की थी। उसने घर में प्रवेश कर बड़ी मित्रता दिखलाता हुआ रमेश से कहा, मैं आपके घर पर गया था, अफसोस वहां आपसे भेंट नहीं हुई। यह सुनकर रमेश के मुंह पर कुछ उदासी का भाव छा गया। अक्षय कुमार ने हंसकर कहा, रमेश बाबू, आप डरते क्यों हैं? मैं आपका कुछ अनिष्ट करने के लिए तो गया ही नहीं था। किसी
शुभ अवसर पर हर्ष प्रकट करना बंधु बांधवों का कर्तव्य है, उसी के रक्षार्थ गया था। इस बात से घनानंद बाबू को स्मरण हुआ, नलिनी वहां नहीं है। उन्होंने नलिनी को पुकारा, कुछ उत्तर ना पाकर वे ऊपर गए। नलिनी से कहा, यह क्या, अब भी सिलाई से फुर्सत ना हुई? चाय तैयार है, रमेश और अक्षय बड़ी देर से आकर बैठे। नलिनी दृष्टि नीचे किए ही बोली, मेरा चाय पानी ऊपर ही भेज दीजिए, आज बिना सिलाई खत्म किए ना उठूंगी। घनानंद, यही तो तुम में भारी दोष है। जब जो तुम्हारे हाथ आता है तब तुम उसी में जी जान से लग पड़ती हो। जब तुम पढ़ती थी तब तुम्हारे हाथ से पुस्तक नहीं छूटती थी। अब सिलाई करने बैठी हो तो इसी के पीछे सब काम बंद। नहीं नहीं, यह ना होगा, चलो चलकर नीचे चाय पियो। यह कहकर घनानंद बाबू जबरदस्ती नलिनी को नीचे ले आए। वह आई तो किंतु किसी और दृष्टि न करके झटपट चाय देने के काम में लग गई। घनानंद बाबू ने घबरा कर कहा, नलिनी यह क्या कर रही हो? मेरे गिलास में चीनी क्यों दे रही हो? मैं तो चीनी डालकर चाय नहीं पीता। अक्षय ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, आज वे अपनी मीठी उदारता आवेग को रोक नहीं सकती, आज वे सबको मीठा परोसेंगी। नलिनी के प्रति अक्षय की यह व्यंगोक्ति रमेश को बहुत बुरी लगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि विवाह के बाद अक्षय कुमार के साथ तो कोई संपर्क ही न रखूंगा। अक्षय ने मुस्कुराकर रमेश से कहा, रमेश बाबू आप अपने नाम को बदल डालिए। क्यों? रमेश ने चिढ़कर कहा। अक्षय, देखिए ना, आपके नाम का एक विद्यार्थी दूसरे को अपने नाम से परीक्षा दिलाकर पास हुआ था और एकाएक पकड़ा गया। नलिनी जानती थी रमेश किसी के प्रश्न का सहसा उत्तर नहीं दे सकता, इसलिए इतने दिन अक्षय ने रमेश पर जितने वाक्य बाण प्रहार किए उसका मुंह तोड़ जवाब नलिनी ही देती आई। आज भी वह चुप न रह सकी। गूढ़ क्रोध को छिपाकर कुछ हंसती हुई बोली, आप भी अपने नाम को बदल डालिए। आपके नाम की कितने ही आदमी तो जेल खाने की हवा खाते हैं। अक्षय, खेद है, मैं बंधु भाव से अच्छी सलाह देता हूँ तो आप बुरा मान जाते हैं। अच्छा, सारा वृतांत ही कह सकता हूँ। आप तो जानती हैं मेरी छोटी बहन शारदा गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाती है। उसने कल सांझ को आकर कहा कि भैया तुम्हारे रमेश बाबू की स्त्री स्कूल में पढ़ती है। मैंने कहा, दूर पगली, हमारे रमेश बाबू को छोड़कर क्या संसार में कोई दूसरा रमेश बाबू नहीं है? शारदा ने कहा, आप जो भी कहिए, वे अपनी स्त्री पर भारी अन्याय कर रहे हैं। तातिल में प्राय सब लड़कियां अपने घर जाती हैं। उन्होंने ही अपनी स्त्री को बोर्डिंग हाउस में रहने का प्रबंध कर दिया। वह बेचारी रोती है। मैंने मन में कहा, यह तो अच्छी बात नहीं है। शारदा ने एक बार जैसी भूल की थी वैसी और बालिका भी कर सकती है। घनानंद बाबू ने हंसकर कहा, अक्षय तुम पागल की तरह बात कर रहे हो। किसी रमेश की स्त्री स्कूल में पढ़कर रोती हो तो इससे हमारा रमेश का नाम क्यों बदलना पड़ेगा? रमेश उदास मुंह किए हुए घर से उठकर चला गया। अक्षय उसको जाते देख बोल उठा, रमेश बाबू यह क्या आप नाराज होकर तो नहीं जाते? क्या आपके मन में हुआ कि मैं आप पर संदेह करता हूँ? यह कहकर वह रमेश के पीछे पीछे चल पड़ा। घनानंद, यह क्या हुआ? नलिनी रोने लगी। घनानंद बाबू घबरा कर बोले, नलिनी तुम क्यों रोती हो? वह रोती रोती रुंधे स्वर में बोली, अक्षय बाबू ने भारी अन्याय किया है। वे हमारे घर आकर अच्छे लोगों का क्यों इस तरह अपमान करते हैं? घनानंद, अरे उसने ठट्टा किया था, उसे इतना रुष्ट होने की क्या आवश्यकता है? किंतु ऐसा ठट्टा? यह कहकर वह बड़ी तेजी के साथ चली गई। कलकत्ते आने के बाद रमेश यत्नपूर्वक कमला के पति का पता लगा रहा था। बहुत छानबीन करने पर धर्म पुष्कर कहाँ है इसका पता लगा। उसने कमला के मामा तारिणी चरण के नाम से एक पत्र लिखा। रमेश ने आज सवेरे ही उस पत्र का जवाब पाया है। तारिणी चरण लिखते हैं, दुर्घटना के अनंतर उनके जमाता श्री कमल नयन की कोई खबर नहीं मिली। रंगपुर में वे डॉक्टरी करते थे। वहाँ चिट्ठी लिखकर तारिणी बाबू ने जाना है। वहाँ भी आज तक किसी को उनकी कुछ खबर नहीं मिली। उनका जन्म स्थान कहाँ है यह उन्हें मालूम नहीं। कमला का स्वामी कमल नयन जीता है, यह आशा रमेश के मन से एकदम दूर हो गई। आज सवेरे और भी कितनी ही चिट्ठियां रमेश के पास आई थी। विवाह की खबर पाकर उसके अंतरंग मित्रों ने पत्र द्वारा बधाई दी। किसी ने दावत की बात जताई, किसी ने इतने दिन इस बात को छिपा रखने के कारण रमेश को उल्हाना दिया, किसी ने मीठे तिरस्कार की बातों से उस पर अनुरोध प्रकट किया और किसी ने अपने मन का आनंद प्रकट करने के हेतु अभिनंदन पत्र भी दिया। इसी समय घनानंद बाबू के नौकर ने एक लिफाफा रमेश के हाथ में दिया। अक्षर पहचानकर रमेश की छाती धड़क उठी। पत्र नलिनी के हाथ का लिखा था। रमेश ने समझा अक्षय की बात सुनकर शायद उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ है और उसी संदेह के निवारणार्थ उसने मुझको पत्र लिखा है।
रमेश ने चिट्ठी खोलकर देखा, उसमें यही कई बातें लिखी थी। कल अक्षय बाबू ने आपके साथ भारी अन्याय का काम किया। मैंने सोचा था कल आप सवेरे ही आवेंगे, क्यों नहीं आए? अक्षय बाबू को की बात से आप उदास ना हो, मैं तो कभी उनकी बात पर कान नहीं देती। आज आप सवेरे आने की कृपा करेंगे, मैं आज सिलाई बंद कर रखूंगी। अक्षय की बात से नलिनी के मन में संदेह उत्पन्न ना होकर उसके कोमल हृदय में गहरी चोट लगी। यह सोचकर रमेश की आंखों में आंसू भर आए। उसके मन में पूरा विश्वास हुआ कि नलिनी कल ही से मेरा मनोदुख शांत करने के लिए बड़ी व्यग्रता के साथ उपाय ढूंढ रही है। मालूम होता है उसने सारी रात जागकर भोर किया है। किसी तरह उसने सवेरे पहर को भी बिताया। आखिर जब उससे ना रहा गया, हार कर मुझको पत्र लिख दिया। रमेश ने पहले ही इस बात को सोच रखा था कि नलिनी से कमला के संबंध की सब बातें खोलकर कह देना आवश्यक है, किंतु कल की घटना से अब वह बात कहनी कठिन हो गई। अब नलिनी यही समझेगी कि अपराध प्रकट होने पर यह चेष्टा हो रही है। सिर्फ यही नहीं, अक्षय की जो इस बात से जीत होगी वह भी दुस्सहनीय होगा। रमेश सोचने लगा, कमला का स्वामी कोई दूसरा रमेश है। निश्चय अक्षय के मन में यही धारणा है, नहीं तो वह अब तक इस तरह बैठा नहीं रहता। मोहल्ले भर में वह इस बात को लेकर भारी हल्ला उठा देता, इसलिए अभी इसका कोई उपाय करना ठीक है। रमेश इस तरह सोच ही रहा था कि इतने में डाक से एक और चिट्ठी आई। रमेश ने खोलकर देखा, वह चिट्ठी स्त्री विद्यालय की स्वामिनी की भेजी। उन्होंने लिखा, कमला बहुत अधीर हो रही है। इस अवस्था में तातिल में उसका यहाँ रहना मैं अच्छा नहीं समझती। आगामी शनिवार को स्कूल होकर तातिल होगी। उस दिन आपको उसे विद्यालय से घर ले जाने का प्रबंध कर देना बहुत जरूरी है। आगामी शनिवार को कमला को विद्यालय से लाना और आगामी रविवार को रमेश का विवाह, यह विषम घटना एक साथ उपस्थित हो गई। रमेश बाबू, आपको माफ करना होगा, कहता वह अक्षय घर के भीतर प्रवेश कर गया। एक साधारण हंसी की बात से आप इतना क्रोध करेंगे? अगर मैं यह पहले से जानता तो आपसे कभी ऐसी बात ना कहता। हंसी दिल्लगी की बात में कुछ सत्य का अंश रहने से ही लोग चिढ़ते हैं, किंतु जो बात एकदम अमूलक है उसके कारण आपने सब के सामने क्यों इतना क्रोध किया? कल घनानंद बाबू मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। नलिनी ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। आप ही कहिए, मैंने ऐसा कौन सा भारी अपराध कर दिया? रमेश, इन बातों का विचार फिर कभी होगा, अभी आप मुझे क्षमा करें, मुझे एक भारी काम है। अक्षय, मालूम होता है आप रोशन चौकी की साई देने चले हैं। अब समय बहुत कम बच रहा है, मैं आपके शुभ कार्य में बाधा नहीं दूंगा। लीजिए, मैं जाता हूँ। अक्षय के चले जाने के बाद रमेश घनानंद बाबू के यहाँ गया। घर में पांव रखते ही नलिनी के साथ भेंट हुई। आज रमेश जरूर सवेरे ही आवेंगे, यह कमलिनी को पूरा विश्वास था। इसी से वह पहले ही से तैयार हो बैठी। उसने सिलाई के सब सामान को रुमाल में बांधकर मेज पर रख दिया। पास में हारमोनियम बाजा था। उसकी इच्छा थी रमेश बाबू आए तो कुछ गाना बजाना हो। रमेश के घर में आते ही कमलिनी के मुंह पर प्रसन्नता की झलक दिखाई दी, किंतु वह तुरंत ही छिप गई। तब रमेश ने कुछ ना कह पहले यही पूछा, घनानंद बाबू कहाँ हैं? नलिनी, ऊपर के कमरे में है। क्यों, क्या उनसे कोई काम है? वे चाय पीने के समय तो यहाँ आवेंगे ही। नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, विलम्ब करने से ठीक ना होगा। तो जाइए, वे उसी घर में। रमेश वहाँ चला गया। कार्य के आगे आज प्रेम को किनारे रहना पड़ा। शरद के निर्मल समय ने ठंडी सांस भरकर मानो आज अपने आनंद भंडार का स्वर्णमय से दरवाजा बंद कर दिया। नलिनी हारमोनियम के पास से अपना आसन खिसकाकर मेज के पास ले आई। मन को स्थिर करने के लिए सिलाई करने लगी, किंतु उसका जी न लगा। आज मन ही मन रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू मड़ाए। उधर रमेश का कार्य भी शीघ्र शेष न हुआ। कार्य ने राजा की भांति अपना पूरा समय लिया। प्रेम कंगाल की भांति बाहर बैठा रहा। रमेश घनानंद बाबू के शयन गृह में गया। घनानंद बाबू मुंह पर समाचार पत्र रख आराम कुर्सी पर लेटे हुए सुख की नींद ले रहे थे। रमेश के खांसने का शब्द सुनकर घनानंद चौंक कर जाग उठे। अखबार को मोड़कर बोले, क्या तुमने खबर के कागज में देखा है इस साल हैजे से कितने लोग मरे हैं? रमेश ने उनके प्रश्न का कुछ उत्तर न देकर कहा, विवाह कुछ दिन के लिए रोके रखना होगा, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा है। घनानंद बाबू के दिमाग से शहर की मृत्यु का हिसाब एकदम उड़ गया। वे कुछ देर तक शुद्ध हो रमेश के मुंह की ओर देखकर बोले, यह क्या? विवाह का निमंत्रण तो लोगों को दिया जा चुका है। रमेश, विवाह का दिन इस रविवार के 8वें रविवार से बदल दिया जाए और इसकी सूचना आज ही लोगों को दे दी जाए। घनानंद बाबू,
रमेश, तुमने तो मुझे निरुत्तर कर दिया। यह क्या मुकदमा है जो अपनी सुविधा के अनुसार तारीख बढ़ाकर ब्याह को मुलतवी रख सकोगे? तुम्हारा कौन ऐसा प्रयोजन है, कहो तो जरा। प्रयोजन बहुत बड़ा है, विलंब करने से काम न चलेगा। घनानंद बाबू का मूर्ख विवर्ण हो गया। उन्होंने टूटे स्वर में कहा, विलंब करने से काम न चलेगा? अच्छा, बहुत अच्छा। आप खुशी से अपना काम कीजिए। निमंत्रण लौटाने की व्यवस्था जो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी जचे करो। अरे, लोग जब मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा मैं कुछ नहीं जानता। उनका कैसा प्रयोजन है यह वही जाने, और कब उन्हें सुविधा होगी यह तो वही बता सकते हैं। रमेश कुछ उत्तर न देकर सिर झुकाकर बैठा रहा। घनानंद बाबू ने फिर कहा, नलिनी को यह हाल मालूम है? रमेश, नहीं, वे अब तक तो कुछ नहीं जानती। घनानंद बाबू, उससे यह हाल कह देना जरूरी है क्योंकि अकेले तुम्हारा तो ब्याह नहीं होगा। रमेश, पहले आप ही से तो कहने आया हूँ। घनानंद बाबू ने नलिनी को पुकारा। वह तुरंत घर में आकर बोली, क्या है? घनानंद, रमेश कहता है उसे एक निहायत जरूरी काम है, इसलिए अभी ब्याह ना करेगा। नलिनी ने उदासी भरी दृष्टि से एक बार रमेश के मुंह की ओर देखा और रमेश अपराधी की भांति चुपचाप बैठा रहा। नलिनी को यह खबर इस तरह दी जाएगी यह रमेश को ना जान पड़ा और ना वह उसे इस तरह खबर देना चाहता था। एकाएक यह अप्रिय वार्ता इस तरह सुनने से नलिनी के हृदय में जो मर्मांतिक वेदना हुई वह रमेश समझ गया, किंतु जो तीर हाथ से एक बार निकल गया वह क्या फिर लौट सकता है? रमेश ने देखा वह तीक्ष्ण बाण नलिनी के हृदय में घुस गया। अब उसके इस नए घाव पर मरहम पट्टी चढ़ाने का समय न रहा। जो बात मुंह से निकल गई अवश्य ही होगी, विवाह रोके रखना ही होगा। रमेश को कोई जरूरी काम है, क्या काम है सो भी वह किसी से कहना नहीं चाहता। जब मूल का पता ही नहीं तब उस विषय पर टीका टिप्पणी अभी क्या हो सकती है? घनानंद ने नलिनी की ओर देखकर कहा, सब काम तुम सबों के हाथ है, अब तुम सब सोचकर जैसा उचित समझो करो। नलिनी ने सिर नीचा करके कहा, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती। यह कहकर वह घर से बाहर हो गई। घनानंद मुंह पर फिर अखबार रख सो रहने का बहाना करके सोचने लगे। रमेश चुपचाप बैठा रहा। रमेश कुछ देर तक उसी तरह मन मारे बैठा रहा। जब घनानंद बाबू से कुछ उत्तर पाने की आशा न रही तो वह उठकर चला गया। बड़े कमरे में जाकर देखा, नलिनी खिड़की के पास चुपचाप खड़ी है। उसकी दृष्टि के आगे निकटवर्ती सहरे की छुट्टी का मनोरम दृश्य खड़ा है। नामालूम वह मन ही मन क्या सोच रही है। रमेश को उसके पास जाने का साहस न हुआ। पीछे कुछ देर तक स्थिर दृष्टि से वह उसके मुंह की ओर देखता रहा। उस कोमल कपोल की वह स्निग्धता, पीठ पर लुढ़कती हुई वह सयत्न रचित काली नागिन सी कुटिल चोटी, गले में सोने के चंद्रहार का सुंदर आभास, बाएं कंधे के नीचे लटकते हुए आंचल का टेढ़ा छोर, ये सब फोटो की तरह उसके हृदय पट पर ज्यों के त्यों अंकित हो गए। रमेश धीरे धीरे नलिनी के पास आकर खड़ा हुआ। नलिनी रमेश की अपेक्षा सड़क पर जाते हुए लोगों की ओर मनोविशेष उत्सुकता से देखने लगी। रमेश ने रूंधे कंठ स्वर से कहा, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। रमेश के कोमल कंठ स्वर ने नलिनी के व्यथित हृदय को और भी महसूस डाला। वह बेचारी तीव्र वेदना के आघात को किसी तरह सहकर रमेश की ओर मुंह करके खड़ी हुई। रमेश ने कहा, तुम मुझ पर कभी अविश्वास ना करो। रमेश ने इसके पहले कभी नलिनी को तुम ना कहा था। नलिनी, तुम मुझसे सच सच कहो, कभी मुझ पर अविश्वास तो न करोगी? मैं भी अंतर्यामी भगवान को साक्षी रखकर कहता हूँ, मैं कभी तुम्हारे पास अविश्वासी ना बनूंगा। इससे अधिक रमेश के मुंह से और कोई बात ना निकली। उसका गला रुक गया, आंखों में आंसू भर आए। तब नलिनी भी स्नेह और करुणा भरी दृष्टि से रमेश का मुंह देखने लगी। इसके अनंतर नलिनी की आंखों से आंसू की धारा बहकर उसके दोनों गालों को भिगोती हुई नीचे गिरने लगी। देखते ही देखते उस बंद खिड़की के पास स्वर्गीय शांति छा गई। प्रेमिक चित्रवत खड़े रहे, किसी के मुंह से कोई शब्द न निकला। कुछ देर तक दोनों की यही दशा रही। पश्चात धीरज धरकर रमेश ने बड़े साहस से कहा, मैंने एक सप्ताह के लिए क्यों विवाह रोक रखने का प्रस्ताव किया है? क्या इसका कारण तुम जानना चाहती हो? नलिनी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं जानना चाहती। रमेश, विवाह हो जाने पर मैं सब बातें तुमसे खोल कर कहूँगा। इस बात से नलिनी का मुख कुछ लाल हो गया। आज भोजन के उपरांत जब नलिनी रमेश से मिलने की आशा से उल्लासपूर्वक श्रृंगार कर रही थी
तब उसके मन में भांति भांति के भाव उत्पन्न हो रहे थे। वह मन ही मन कल्पना के द्वारा अनेक हास्य विनोद, अनेक गुप्त परामर्श और अनेक की आशा कर रही थी। किंतु यह जो थोड़े ही समय में दोनों के हृदय के बीच विश्वास की माला का फेरबदल हो गया, वह जो आंखों से आंसू की धार बह चली, दोनों जो एक अपूर्व भाव भरी दृष्टि से परस्पर मुख अवलोकन करने लगे, दोनों जो कुछ देर तक कुछ ना बोले और चित्रवत खड़े रहे, इस अवस्था का विशेष सुख, गंभीर शांति और धैर्य का उसने कभी स्वप्न में भी अनुभव ना किया था। इस दशा का वह चित्र कभी कल्पना के द्वारा अपने हृदय पट पर भी ना खींच सकी थी। नलिनी ने कहा, आप एक बार पिताजी के पास जाइए, वे कुछ नाराज हो गए हैं। रमेश बड़ी खुशी के साथ सभी आघात सहने के लिए छाती मजबूत करके घनानंद बाबू की बैठक की ओर चला गया। घनानंद बाबू ने रमेश को फिर से घर में आते देख शुभित चित्त से उसके मुंह की ओर निहारा। रमेश ने कहा, यदि निमंत्रण की फहरिस्त मुझको दे दे तो आज ही ब्याह की तारीख बदलने की बात पत्र द्वारा सबको सूचित कर दो। घनानंद, तो क्या तारीख बदलने की बात स्थिर रही? रमेश, हाँ, और कोई उपाय तो भी नहीं सूझता। घनानंद, अच्छा, तो देखो बाबू, मैं तो अब इस झंझट से अलग हो जाता हूँ। जो कुछ प्रबंध करना हो सो तुम आप ही करो। मैं लोगों में अपनी हसीना करवाऊंगा। यदि विवाह को अपनी मर्जी के मुताबिक तुम बच्चों का खेल समझते हो तो मेरे सदृश बूढ़े व्यक्ति को इस कांड के बीच में ना पड़ना ही अच्छा है। ये है लो अपने निमंत्रण की सूची। इन सब कामों में मैंने कितने ही रुपए खर्च कर डाले हैं, वे बहुधा व्यर्थ ही होंगे। इस तरह बार बार रुपया पानी में फेंकूंगा तो इतना धन तो मेरे पास नहीं है भाई। रमेश सब खर्च और प्रबंध का भार अपने ऊपर लेने को तैयार हुआ। हाथ में सूची लेकर जब वह जाने लगा तब घनानंद ने उससे पूछा, कहो रमेश, विवाह होने के बाद तुम कहाँ रहोगे? यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे या कहीं अन्यत्र? इसका कुछ निश्चय किया है? रमेश, यहाँ रहने का तो विचार नहीं है। पश्चिम में एक बार कोई अच्छी जगह पसंद करके रहूँगा। घनानंद, ठीक है, पश्चिमी अच्छा है। इटावा तो खराब जगह नहीं है, वहाँ की आब हवा बहुत अच्छी है, खाना जल्द हजम होता है। मैं वहाँ 1 महीने तक था, उसी 1 महीने में मेरे भोजन का परिमाण दुगना बढ़ गया। देखो रमेश, संसार में मेरे यही एकमात्र लड़की है, मैं उसके पास ना रहूँगा तो वह सुखी न रहेगी, मैं भी निश्चिंत ना रह सकूँगा। इसी से मेरी यही इच्छा है कि तुम अपने लिए एक स्वास्थ्यकर जगह तजवीज़ करो। घनानंद बाबू रमेश को एक प्रकार से अपराधी मान उस पर बड़ी बड़ी हुकूमतें चढ़ाने लगे। उस समय यदि वे इटावा न कहकर सूरत या मुल्तान का नाम लेते तो भी वह उसी को निर्विवाद स्वीकार कर लेता। उसने कहा, जो आपकी आज्ञा, मैं इटावा में रहकर ही प्रैक्टिस करूंगा। यह कहकर रमेश निमंत्रण के दिन बदलने का काम अपने हाथ में ले वहां से विदा हुआ। रमेश के जाने के कुछ ही काल अनंतर अक्षय को घर के भीतर पैर रखते देख घनानंद ने कहा, रमेश ने अपने ब्याह का दिन 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया है। अक्षय, नहीं, यह आप क्या कहते हैं? ऐसा भी कभी हो सकता है? परसों विवाह ही होगा। हाँ, हो जाना तो उचित था। साधारण लोग भी ऐसा नहीं करते, किंतु आजकल तुम लोगों की जैसी कुछ रीति नीति देखता हूँ, सब संभव हो लगता है। घनानंद ने कहा। अक्षय कुमार मुंह झुकाकर बड़े आडंबर के साथ चिंता करने लगा। कुछ देर के बाद उसने कहा, जिसे आप सत्पात्र ठहरा चुके हैं उसके संबंध में आपने कभी अभी तक कुछ जांच की है या नहीं? दोनों आंखें मूंद कर बैठे हैं। कहिए तो जिसके हाथ में आप लड़की सदा के लिए देना चाहते हैं उसके संबंध की सब बातों की खोज खबर रखना आपको उचित है या नहीं? क्या जाने क्या करते क्या हो जाए। वे स्वर्ग के देवता ही क्यों ना हो, पर अपनी ओर से सावधान होने में क्या हर्ज है? अब यह सब सोच के क्या होगा? घनानंद ने कहा, यदि रमेश के सदृश सुशील लड़के पर भी संदेह किया जाए तो संसार में विश्वास किस पर किया जाए? अक्षय, अच्छा, रमेश बाबू ने जो ब्याह का दिन बढ़ाया है इसका कुछ कारण बताया? घनानंद बाबू सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, नहीं, कारण तो कुछ नहीं बताया। पूछने पर कहा, एक आवश्यक कार्य है। तो शायद आपकी लड़की को कहा होगा। अक्षय ने कहा, हाँ, संभव है। तो एक बार नलिनी को बुलाकर आप पूछ लें। हाँ, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, घनानंद ने कहा और उच्च स्वर से नलिनी को पुकारने लगे। नलिनी अक्षय कुमार को देखकर अपने पिता के पास आकर इस तरह खड़ी हुई जिससे अक्षय कुमार की दृष्टि उसके मुंह पर ना पड़े। घनानंद ने नलिनी से पूछा, विवाह का दिन जो एकाएक इस तरह बढ़ गया, क्या रमेश ने उसका कुछ कारण तुमसे कहा? नलिनी ने सिर हिलाकर ना कहा। घनानंद, तुमने उससे कुछ ना पूछा? जी नहीं।
घनानंद, बड़े आश्चर्य का विषय है। जैसा रमेश है वैसे ही तुम भी भोली भाली हो। उसने कहा उसे ब्याह करने की फुर्सत नहीं। तुमने कहा अच्छा क्या हर्ज है, ना अब सही आगे ही होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण किसी को नहीं मालूम। अक्षय कुमार ने नलिनी का पक्ष लेकर कहा, एक व्यक्ति जब जानबूझकर कारण छिपा रहा है तब उस विषय में उससे कुछ पूछना क्या उचित है? अगर वह बात कहने योग्य होती तो रमेश बाबू आप ही ना कहते। नलिनी का मुख लाल हो गया। उसने कहा, मैं इस विषय में बाहर के लोगों से कुछ कहना व सुनना पसंद नहीं करती। जो कुछ है उससे मेरे मन में कोई शोभ नहीं। यह कहकर नलिनी घर से बाहर हो गई। अक्षय कुमार ने सूखे मुख से कुछ हंसी हंसकर कहा, संसार में सबसे अधिक कलंक का भय बंधु के कार्य ही में ही, इसलिए बंधुत्व की मर्यादा को मैं विशेष करके मानता हूँ। आप लोग भले ही मुझसे घृणा कीजिए, गाली दीजिए, किंतु मैं रमेश पर संदेह करना ही बंधु का कर्तव्य समझता हूँ। जहाँ आप लोगों की विपद की संभावना है वहाँ मैं स्थिर नहीं रह सकता। यही एक मुझ में भारी दोष है, इसे मैं खुद कबूल करता हूँ। जो कुछ हो, योगेंद्र तो कल आवेंगे ही। यदि वे भी सब बात समझ बूझकर चुप होकर रहेंगे तो फिर इस विषय में मैं कुछ बोलने का साहस न करूँगा। रमेश के शील स्वभाव की जांच करने का समय उपस्थित है, यह घनानंद बाबू ना जानते थे सो नहीं, किंतु जो बात वे भीतर छिपी है उसे बलपूर्वक बाहर निकालने हेतु वे दिमाग को खफा करना व्यर्थ समझते थे। अक्षय कुमार पर उन्हें क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अक्षय, तुम्हारा चित्त बड़ा ही संशालु है। तुम हमेशा संदेह से भरे रहते हो, बिना प्रमाण पाए तुम क्यों? अक्षय अपने को दबाना नहीं चाहता था, किंतु बार बार धक्का खाते खाते आज उसका धैर्य लुप्त हो गया। उसने बड़ी उत्तेजना के साथ कहा, देखिए घनानंद बाबू, मैं कितने दोषों का भंडार बना हूँ। मैं अच्छे अच्छे लोगों से ईर्ष्या करता हूँ, साधु चरित्र लोगों पर संदेह करता हूँ, भले घर की लड़कियों को फिलॉसफी पढ़ाने योग्य विद्या मेरे पास जो नहीं है। दूसरे, मैं उन सबों के साथ काव्य की आलोचना करने की स्पर्धा भी नहीं रखता। मैं साधारण 10 लोगों में ही परिचित तथा गण्य समझा जाता हूँ, परंतु मैं बहुत दिनों से आपका अनुरागी और आपका दास हूँ। रमेश बाबू के साथ मेरी किसी विषय में बराबरी नहीं हो सकती, किंतु एक बात मैं गौरव के साथ कहता हूँ, आपके पास किसी दिन मुझे मुंह ना छिपाना पड़ेगा। आपके पास मैं अपनी सारी दीनता दिखाकर कुछ मांग ले सकता हूँ, किंतु सेंध काट कर चोरी करने का स्वभाव मेरा नहीं है। इस बात का मतलब क्या है, यह कल ही आप लोगों को मालूम हो जाएगा।